तो सिलसिला होगा, इधर मत पूछो, वो बाद में पूछो, वो आपको कैसे मैनेज करना है मैं आपको बताऊंगा, लेक्चर्स कैसे लगा के रखने हैं कॉलेज के और सिर्फ सुनते रहने का, ठीक है, कैसे बेवकूफ बनाने का, वो आप इतने समझदार हो, अभी बड़े हो गए आप सब लोग, ठीक है। तो वो सब कुछ करने का मैक्सिमम आपका टाइमिंग अपने कोचिंग क्लासेस, मतलब ये क्लासेस वाला, क्लासेस में आपको पढ़ना है, और बाकी जो बचा हुआ टाइमिंग है अपना डाउट्स लेक्चर, ये लेक्चर वो लेक्चर तो आप बैठते ही हो, और सेल्फ स्टडी करना है, ठीक है। तो कोई भी ये जो कॉलेज के लेक्चर्स होते हैं उनमें आप टाइम वेस्ट नहीं करोगे, ठीक है। और सपोज आपका कॉलेज का टाइमिंग और अपना क्लास का टाइमिंग सपोज क्लैश हो रहा है ऑनलाइन में, तो वो वाला टाइमिंग जो क्लासेस वाला, जो कॉलेज वाला टाइमिंग होता है, वो आपको मैनेज करना पड़ेगा। दो जगह पे रखो, कॉलेज का ऐसे ही सुनते रहो, या उसके सामने जाए तो वीडियो ऑन करके रखो, और आप सुनोगे बेसिकली अपने वाले लेक्चर। तो ये सब कुछ टेक्निक्स होते हैं जो आपको यूज करने पड़ेंगे। इन शॉर्ट, कॉलेज में, कॉलेज का जो टाइमिंग होता है, कॉलेज, ठीक है, कॉलेज की जो पढ़ाई होती है, ठीक है, उसको आपको बहुत ही कम करना है, तो ही आप सरवाइव कर पाओगे। क्योंकि अभी दिसंबर चल रहा है, अब आपको समझ में जनवरी चल रहा है, तो आपको समझ में आ चुका है कि भाई बहुत बड़ा पोर्शन है, आपको बहुत ज्यादा टाइम डालना पड़ेगा इस पोर्शन पे, ठीक है। क्योंकि जो भी एडमिशन आपको मिलने वाला है वो एंट्रेंस एग्जाम से मिलने वाला है, 12th के बोर्ड के मार्क्स से नहीं। तो 12th के बोर्ड में मार्क्स में जो मार्क्स लाने हैं 12th में, जो भी 70-75% जो भी अपने को लाने हैं, उनके लिए तो 12th के हम बोर्ड लेक्चर्स आपके ऊपर वैसे भी लगाते ही है, बोर्ड के प्रैक्टिस पेपर्स भी हम लोग कराते हैं, ये सब कुछ होता है। लेकिन उसका भी एक वक्त आता है, एक टाइम होता है, ठीक है। अभी नहीं करना, अभी ज्यादा बोर्ड्स के ऊपर आप सपोज कॉन्सेंट्रेट करोगे बोर्ड्स के ऊपर, ठीक है, तो आप समझ जाओ कि आपकी जिंदगी खत्म। खत्म मतलब क्या, आपका आपका कोई भी एंट्रेंस एग्जाम में आपका अच्छा मार्क्स नहीं आएगा, और आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, ठीक है। तो गाइज, आप इतने समझदार हो, अभी बड़े हो गए हो, तो खुद से ही वो डिसीजन लेने हैं आपको, ठीक है, कुछ डिसीजन। अब यहाँ पे देखो सर्कुलर मोशन। अब मैं फटाफट एक बार जस्ट एक सिंपल, मैं वापस वही चीज यहाँ पे बताता हूँ कि जैसे मैंने बोला था सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन के दो टाइप होते हैं। एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मतलब पार्टिकल पार्टिकल जो है, ठीक है, पार्टिकल जो है वो ऐसे घूम रहा है, ठीक है। अब पार्टिकल घूम रहा है विथ यूनिफॉर्म स्पीड, तो उसका स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म है, ठीक है। मतलब बेसिकली क्या, स्पीड कांस्टेंट है। तो अब मैंने एकदम सिंपल सा, मैंने आपको तीन चीजें आपको याद रखने के लिए बोली थी। जैसे आर्क लेंथ होती है h इक्वल टू आर थीटा, इसको डिफरेंशिएट करते तो आती है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है। फिर ओमेगा इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, v इज कॉल्ड टेंजेंशियल वेलोसिटी या लीनियर स्पीड। इसको और डिफरेंशिएट करेंगे तो a इज इक्वल टू क्या आएगा, आर अल्फा आएगा, ठीक है। तो मैंने एकदम सिंपल सी बात बताई थी। इसको हम लोग थीटा को हम लोग बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जस्ट एक छोटा सा वापस रिवीजन देने के लिए कि सपोज एक कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कल में घूम रहा है, तो मुझे बताओ इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे होगा। अब यहाँ पे सपोज ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो सब लोग सुनो, वीडियो देखते रहो, वीडियो में देखना है आपको स्क्रीन शेयरिंग पे नहीं देखना है, वीडियो को डबल टैप करो, वीडियो दिखना चाहिए। हाँ, तो फिंगर्स आप ऐसे घुमाओगे, जो थंब होता है ना, थंब, वो देता है मुझे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कमिंग आउट ऑफ द पेज, इट इज कमिंग आउट ऑफ द पेज, ठीक है, ऐसे। तो कमिंग आउट ऑफ द पेज के लिए अपन डॉट का सिंबल यूज करते थे, गोइंग इनसाइड पेज को अपन क्रॉस, तो डॉट होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा भी बाहर आएगा, ठीक है। किसी ने बोला सर ऐसा घूम रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर कहाँ पे रहेगा, वो भी बाहर आएगा, ठीक है। अब एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रहा है तो उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा। तो जो भी मैंने टर्म्स बताए थे कि स्पीड वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन को एंगुलर एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये टर्म्स से अपन ने रिप्लेस किया था, राइट, ठीक है। तो ये सब कुछ चीजें होती थी। अब इसके बाद क्या किया था अपन ने, इसके बाद हम लोग ने किया था फटाफट, हम लोग ने ये होने के बाद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नाउ व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो मोशन होती है कि जिसमें पार्टिकल घूमता है। देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एक पार्टिकल है जो घूम रहा है, लेकिन उसका वेलोसिटी, उसका स्पीड जो है, स्पीड कांस्टेंट। देखो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, इसीलिए तो एक एक्सेलरेशन आया था, उसको हम लोग कौन सा एक्सेलरेशन बोलते हैं, सेंट्रीपिटल और रेडियल एक्सेलरेशन। लेकिन यहाँ पे आप देखो कि स्पीड कांस्टेंट है। देखो हर एक जगह पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट है, बराबर है कि नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट। सो इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो इसका जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो कितना हो गया इसमें, ये कितना हो गया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी, 0 हो गई। सो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 हो गया। भाई सबको सुनने में आ रहा है,
हाँ बोलो, क्योंकि मुझे पता नहीं कि कभी कभी यस सर। नेट पिट जाएगा। हाँ, तो Yes, टेंजेंशियल sir. जीरो होता है तो अल्फा भी जीरो होता है। इसका मतलब इसकी एंगुलर वेलोसिटी एंड नॉर्मल वेलोसिटी दोनों भी क्या होती है, दोनों भी क्या होती है, कांस्टेंट। तो मैंने जैसे बोला जो फैन होता है, फैन फैन जैसे अपन बोलते हैं ना, एक के स्पीड पे घूम रहा है, 1 2 3 4 5 ऐसा लगा रहता है रेगुलेटर पे, तो 1 के स्पीड पे घूम रहा है, तो आप देखोगे फैन कांस्टेंट स्पीड से घूमता है, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है। जैसे अपने रेगुलेटर को घुमाया 1 से 2 किया तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ते गई बढ़ते गई बढ़ते गई, राइट। तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ते गई, राइट। तो इसमें क्या आ गया, एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया। जब एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है तब वो जो मोशन हो जाती है उसको हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। या यहाँ पे हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जब पार्टिकल घूमेगा, जैसे यहाँ पे पार्टिकल घूम रहा है तो इसका यहाँ पे वेलोसिटी v1 था, यहाँ पे इसका स्पीड v2 था, यहाँ पे इसका स्पीड v3 है, तो टेंजेंशियली भी स्पीड बदल रहा है। सो इट हैज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इसके पास एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो तो अल्फा भी होगा, सिंपल सी बात है ना, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है, तो अल्फा इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब दोनों में मैंने आपको बोला था कि ये तो टेंजेंशियल की बात की मैंने, ठीक है, और यहाँ पे भी ध्यान में रखना ये वीटी एंड एटी टेंजेंशियल स्पीड एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, लेकिन इन दोनों में वेलोसिटी, मतलब क्योंकि स्पीड जो है ना, देखो इवन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जब स्पीड सेम है लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, उसके वजह से एक्सेलरेशन आया है। और वेक्टोरिकली अपन उसको प्रूव भी करके रखे थे कि बेसिकली जो एक्सेलरेशन होता है, दैट एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर, that acceleration is always towards center and this acceleration is called, मैं AR लिखता हूँ, it is called radial acceleration which is towards center and इसको हम लोग centripetal acceleration भी बोलते हैं। दोनों जगह पे, इधर भी है ये acceleration तो इधर भी है, ठीक है, ये acceleration इधर भी है, देखो इधर भी है, तो यहाँ पे acceleration क्या है, towards center भी होता है, सेंटर होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, और ये वाले मोशन में तो टुवर्ड सेंटर भी होता है, टेंजेंशियल भी होता है। तो टेंजेंश तो बेसिकली यहाँ पे जो रेडियल एक्सेलरेशन होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, तो फॉर्मूला आपको याद रखना है, इट इज v इंटू ओमेगा, देखो दिमाग में रखना चाहिए, v इंटू ओमेगा, ये मेन फॉर्मूला है। अब ओमेगा को v बाय आर डालो, तो इधर v बाय आर डालेंगे तो यहाँ पे बनेगा v स्क्वायर बाय आर, ये भी डायरेक्टली दिमाग में आना चाहिए। तीनों दिन फॉर्म आपके दिमाग में रहने चाहिए गाइस। और फाइनल फॉर्म कौन सा होगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। मुझे बताओ कोई दिक्कत है इसमें अब तक? No, sir. No, ठीक है, sir. हाँ, अब बेसिकली एकदम सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं तो अब मतलब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में दो टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं, एक होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और दूसरा होता है रेडियल एक्सेलरेशन। तो आप बेसिकली दोनों के अंदर का एंगल 90 डिग्री है, तो किसी ने बोला सर नेट एक्सेलरेशन कितना होगा, तो नेट एक्सेलरेशन में यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, ये हो गया मेरा ए नेट एक्सेलरेशन, और सिंपल सी बात है दोनों वेक्टर उसके अंदर 90 डिग्री है, तो अंडर रूट ऑफ नेट क्या आ जाएगा, ए टी स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर। चलो गाइस, इतना मेरा हुआ था जो मैंने 5 मिनट में फटाफट रिवीजन करा दिया, ठीक है, क्योंकि बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैंने कुछ क्वेश्चंस अभी तक एचसी वर्मा के दिए नहीं है, आज आपको एचसी वर्मा की क्वेश्चन सर्कुलर मोशन के बहुत सारे होमवर्क आने वाले हैं, उसके कुछ क्वेश्चन तो मैं यहाँ पे डिस्कस भी करने वाला हूँ, लेकिन उसको वापस होमवर्क में सॉल्व करना है, ठीक है, ठीक है। तो अभी अपन कुछ केसेस लेते हैं, जो केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक काम करते हैं, एक काम करोगे? हाँ बोलो। इसमें अभी एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे आता है इसमें? किसमें? अल्फा, इधर अल्फा कौन से डायरेक्शन में होता है? हाँ, अल्फा किस डायरेक्शन में होता है? सब एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है, मुझे होता है वेलोसिटी तो कहाँ पे, वेलोसिटी बाहर है कि नहीं? हाँ हाँ, तो मुझे होता है बाहर का एक वेक्टर बाहर है, जो बाहर वेलोसिटी बढ़ रहा है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी कहाँ पे आएगा, बाहर ही आएगा ना। So how is angular velocity का relation with respect to this? नहीं, एंगुलर वेलोसिटी का देखो, अल्फा जो होता है ना, अल्फा, मैंने अल्फा एवरेज को क्या बोला था, डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी, याद है कि नहीं है? Yes sir. ये एवरेज था, और मुझे होता अल्फा इंस्टेंटेनियस क्या था, डी डी ओमेगा बाय डी टी, तो यही है ना रिलेशन। ओके, और सिंपल सी बात है ना, जिस डायरेक्शन में ओमेगा होगा उसी डायरेक्शन में अल्फा होगा। हाँ, अब ओमेगा सपोज डिक्रीज हो रहा है, मतलब एंगुलर डी एक्सेलरेशन है, तो क्या होगा, उल्टा होगा, मतलब आउट ऑफ द पेज और इनसाइड द पेज। सर मैं पूछ रहा हूँ कि मतलब अल्फा का मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में रिलेशन कैसा होता है कि? ओके, ये वाला वेक्टोरिकल रिलेशन पूछ रहा है तू, v इज इक्वल टू आर ओमेगा एंड a इज इक्वल टू आर अल्फा का वेक्टोरिकल रिलेशन, राइट? हाँ, तो वेक्टोरिकल रिलेशन, हाँ वेक्टोरिकल रिलेशन जो होता है ना गाइस, मैं इसको बाद में बताऊंगा, पहले अभी उसका अभी जरूरत नहीं है, मैं तेरे को लेक्चर के एंड में बताऊंगा, याद दिलाना मुझे, ठीक है? ओके सर।
वो क्रॉस प्रोडक्ट है। लेकिन आज मुझे जो पढ़ाना है न्यूटन लॉज ऑफ, अभी फ्रेश हो तुम लोग तो पहले 1 घंटा फ्रेश में काम की चीजें पढ़ लेते हैं, वो भी काम का ही है, ऐसा नहीं है, वो पॉइंट तुझे मैं लास्ट में बताता हूँ, ठीक है गाइस। तो पहले काम करो, जो भी है ना, जो भी लोग है, पहले जितना भी लिखा है यहाँ पे, इसको पहले वापस 2 मिनट में ना, 2 मिनट में आप खुद लिखो, जरा पहले आंख बंद करके देखो कितना तुमको याद आ रहा है, करके खुद लिखो एक बार, जरा 2 मिनट देता हूँ मैं आपको, लिखो फटाफट खुद से। अब कुछ पहले डाउट मत पूछो, पहले सिर्फ लिखो, उसके बाद कुछ पूछना है पूछो। चलो लिखा आपने, हो गया? जस्ट अ मिनट सर। और कोमल तू लेक्चर के बाद ना मुझे मैसेज कर, ठीक है? यस सर। चलो अभी अपना जो मेन चीज है गाइस, अपना भी मेन चीज है वो स्टार्ट होने वाला है, लेकिन उसके लिए ये भी आपको बहुत ये समझना बहुत जरूरी होता है, ठीक है? तो इसलिए मैंने आपको ये वापस क्यों लिखवाया, क्योंकि इसके बिना आप वो वाली चीज नहीं पढ़ सकते, ठीक है? लेकिन लेकिन अभी मैं आपको जो बताने वाला हूँ, चलो ध्यान से सुनो, अभी जिनका नहीं लिखा हुआ है छोड़ दो, अभी वो बाद में लिखना आपको। 1 मिनट रुको जरा, पहले इसको इसमें ऐड करने पड़ेंगे कुछ स्लाइड्स। अब यहाँ पे देखो, अब आपने मतलब हम लोग ने इसके पहले जो चैप्टर पढ़ा था न्यूटन लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन, ठीक है? न्यूटन लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी जो कि ये थी, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, जिसमें हम लोग क्या लिखते थे, F नेट, दैट इज नेट फोर्स वेक्टर एंड मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मतलब हम लोग क्या बोलते थे कि कोई भी बॉडी का शेप एंड साइज मैटर नहीं करेगा, सारे फोर्सेस अपने को कहाँ से ड्रॉ करने होते हैं, सेंटर से। और कौन से टाइप हम लोग फोर्सेस पढ़े थे गाइस, कौन से फोर्सेस पढ़े थे? ग्रेविटी, फिर नॉर्मल, फिर फ्रिक्शन, फिर टेंशन एंड स्प्रिंग। तो स्प्रिंग के बारे में हम लोग अगले हफ्ते में पढ़ेंगे, ठीक है? लेकिन ग्रेविटी, नॉर्मल, फ्रिक्शन एंड टेंशन ये तो पढ़ चुके अपन लोग, ठीक है? यस सर। इन्हीं फोर्सेस को बेसिकली क्या करना होता है, बॉडी से ड्रॉ करना होता है, ठीक है? और वो ड्रॉ करने के लिए अपन क्या करते हैं, अपन अलग अलग एक्सिस बना देते हैं। जैसे मैंने बोला कि एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, तो अपन ने क्या किया, इस डायरेक्शन में एक्सिस बना दिया, एक्स एक्सिस, बाकी उसके परपेंडिकुलर बना दी वाई, और सपोज जेड एक्सिस होगा तो जेड एक्सिस वाले भी सम्स होते हैं, वैसे वो भी क्वेश्चंस आते हैं वैसे अच्छे लेवल पे। अब
एक्सेलरेशन मेरा इस डायरेक्शन में हुआ बॉडी का, तो मेरी एक्सिस कहाँ पे होगी, इसी डायरेक्शन में होगी। तो मैं क्या क्लियर कर दिया, मैंने एक एक्सिस ये बना दी, एक्स एक्सिस यहाँ पे हो गई, वाई एक्सिस यहाँ पे हो गई। तो बेसिकली क्या, एक्सेलरेशन के अलोंग एक एक्सिस बनती है, राइट। फिर सारे फोर्सेस को हम लोग क्या करते हैं, सारे फोर्सेस को हम लोग उस तरीके से रिजॉल्व करते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूँ, आप लोग मुझे बताओगे, ठीक है। मैंने सपोज एक बॉडी है, ये बॉडी है, ठीक है, ये एक बॉडी है, मास m, ठीक है। अब मैंने बोला कि इस बॉडी का एफबीडी ऐसा कुछ है, एक ग्रेविटी नीचे है, नॉर्मल फोर्स ऊपर है, ठीक है, और मैंने बोला कि एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में। तो मुझे बताओ, अब मुझे बताओ, एक एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, तो एक एक्सिस किस डायरेक्शन में बनेगी, एक्सिस किस डायरेक्शन में बनेगी, ये मेरी एक्सिस हो जाएगी एक्स एक्सिस, ये मेरी हो जाएगी कौन सी एक्सिस, Y. वाई एक्सिस। तो अब बेसिकली ध्यान में रखना, हाँ, और मैंने एक फोर्स दिया, कोई भी एक रैंडम फोर्स दिया मैंने एफ। तो मुझे इस इक्वेशन के हिसाब से, इस इक्वेशन के हिसाब से ये मैंने F1 फोर्स दिया, तो मुझे बताओ नेट फोर्स F1 है ना अलोंग एक्स एक्सिस, इज इक्वल टू क्या करेंगे अपन, मास इनटू क्या करेंगे, MA. एम, Yes, sir. ठीक है, हाँ, एक्सेलरेशन। अब इसके बाद एक ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है नॉर्मल फोर्स, और ये है ग्रेविटी। यहाँ पे कोई भी एक्सेलरेशन है क्या अलोंग वाई एक्सिस, No, sir. नहीं है। No, तो sir. n इज इक्वल टू क्या करेंगे अपन, n इज इक्वल टू क्या करेंगे, MG. mg mg. करेंगे, ठीक है, एकदम सिंपल। अब मैंने सपोज मैं आपको तुमको एक और एक केस देता हूँ, ठीक है। जैसे सपोज मेरा कुछ ऐसा इंक्लाइन प्लेन है, अब वो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन भूल जाओ, अभी मैं जो बता रहा हूँ वो चीज देखो। मैंने इसके ऊपर एक मास m रखा, ठीक है, इसके ऊपर एक मास m रखा, और मैंने बोला एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, देखो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन देखो किस डायरेक्शन में। अब मुझे बताओ एक एक्सिस किस डायरेक्शन में बनेगी, एक्सिस किस डायरेक्शन में बनेगी, अलोंग इंक्लाइन। हाँ, अभी ध्यान में रखना, पैरेलल टू इंक्लाइन मत बनाओ ना, एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में गाइस, इधर है। तो एक्सिस कैसे बनेगी, एक्सिस कैसे बनेगी, अब कुछ लोग बोलेंगे सर सीधा इंक्लाइन के पैरेलल बना दो, अभी ऐसा बनेगा क्या, यहाँ पे नहीं बनेगा, यहाँ पे एक एक्सिस बनेगी एक्स एक्सिस, यहाँ पे बनेगी वाई एक्सिस। समझ में आ रहा है क्या मैं क्या Yes, बोल रहा sir. हूँ, हाँ। Yes, sir. और फिर इसमें अपन ने किया, इसका भी नॉर्मल फोर्स ऐसा हो जाएगा, फिर ग्रेविटी n mg हो जाएगा। तो किसके कंपोनेंट लेने पड़ेंगे, ग्रेविटी के, जनरली हम लोग Normal के. हाँ, जनरली हम लोग ग्रेविटी के कंपोनेंट लेते हैं। यहाँ पे किसके कंपोनेंट लेने पड़ेंगे अपने को, Normal के. नॉर्मल के, क्योंकि नॉर्मल नहीं है ना अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस। तो चलो, मतलब तुमको भाई अपने को न्यूटन लॉज ऑफ मोशन याद है बराबर, Yes, sir. Yes, sir. जिसको ये जम गया sir. उसको पूरा सर्कुलर मोशन जम गया। मतलब मैंने आपको सर्कुलर मोशन पढ़ा दिया, ऐसा समझो। देखो अभी भी ना लॉजिकली सोचना होता है, आपको ना ट्रिक पता होनी चाहिए, वो पता होना चाहिए तो ही आओ। और ध्यान में रखना, कोई भी फॉर्मूला को डिराइव नहीं करना है। नीट वालों के लिए बोल दूंगा मैं, 1 साल के बाद बहुत सारे फॉर्मूले जो अपन ने डिराइव किए, आप में से उसको कुछ फॉर्मूले जब डिराइव करते रहते ना, आप खुद आप 10 बार डिराइव करोगे, खुद ही डिराइव करोगे, तो फॉर्मूला वैसे भी रटने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो सीधा क्या सीधा ऐड हो जाता है आपके दिमाग में, ठीक है। दिमाग में आपका मतलब वो अलग से फॉर्मूला लिस्ट बना के रटने की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, क्योंकि आपने उन फॉर्मूलाज को 10 बार रिवाइज कर चुके होंगे। 1 मिनट, हम लोग को अटेंडेंस लेना होता है, अटेंडेंस लेने के लिए मुझे एक मैडम को ऐड करना पड़ता है। तो गाइज अटेंडेंस जो है अभी तो वो जो रिपोर्ट है वो रिपोर्टिंग भी हो जाएगी, ठीक है आपके। तो बेसिकली अटेंडेंस यहाँ पे कंपलसरी है। 1 मिनट, ठीक है। आयन समझ में आ रहा है क्या, आयन जो पढ़ रहा है? यस सर। निर्वाण किधर है, निर्वाण वापस गायब हो गया। 1 मिनट, ठीक है गाइस, चलो अब यहाँ पे देख लो मेरा पहला एकदम फर्स्ट चीज। अब मैं जो बताने वाला हूं उसको ध्यान से सुनते जाओ, ठीक है, ध्यान से सुनते जाओ। अब पहली चीज, पहले तो मुझे बताओ गाइस, सपोज ऐसा पकड़ लो, ठीक है, सर्कुलर मोशन देखो कितना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है गाइस। और ध्यान में रखना,
अब मैंने आपको, हम लोग जनरली अभी जो बात करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की करेंगे। तो मुझे बताओ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन आता है विच इज टुवर्ड्स कहाँ पे होता है, विच इज टुवर्ड्स कहाँ पे होता है, सेंटर, विच इज टुवर्ड्स सेंटर होता है। तो मैंने यहाँ पे ऐसा पकड़ लो आप ना, मतलब मैं यहाँ पे दो डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। ऐसा पकड़ लो कि ये एक सर्कुलर ऐसे ग्राउंड है, इस ग्राउंड के ऊपर ये आप हो जो दौड़ रहे हो। देखो यहाँ पे आप दौड़ रहे हो, ऐसे इधर से दौड़ रहे हो, लेट्स से कांस्टेंट स्पीड v से, ये मस्त आप दौड़ रहे हो ऐसे कांस्टेंट स्पीड v से दौड़ रहे हो। अब इतना तो कंफर्म है गाइस, इतना तो मुझे बताओ कंफर्म है, ठीक है। हाँ, इसका ही मैं एक ये वाला वर्जन भी बनाता हूँ। ये कौन सा व्यू है, टॉप व्यू है, मैं इधर लिख देता हूँ टॉप व्यू। मतलब कोई आपको हेलीकॉप्टर से देख रहा है तो आप ऐसे दौड़ रहे हो, बराबर ना। अब मैं देखता हूँ साइड व्यू। साइड व्यू मतलब कैसे होगा, साइड व्यू मतलब क्या है, ये आप हो, ठीक है, मास m वाले, और बेसिकली आप दौड़ रहे हो। तो आप कहाँ पे जा रहे हो अभी, आप समझ में आप ये पेज के अंदर घुस के पेज से बाहर निकलेगा, समझ में आ रहा है। देखो वीडियो को, देखो वीडियो के इधर देख सकते हो आप, पूरा ऐसा ऐसा घूम रहा है, ऐसा ऐसा घूम रहा है, ठीक है, समझ में आए। तो ये साइड व्यू है। तो मुझे होता है इसका सेंटर कहाँ पे होगा, इसका सेंटर कहाँ पे होगा गाइस, सेंटर यहाँ पे होगा, ठीक है। और तुम घुस रहे हो पेज के अंदर जाके, फिर सर्कुलर टर्न मार के आ रहे हो, तो दोनों सेम ही है, ये साइड व्यू है। समझ में आ रहा है मैंने क्या लिखा है, थोड़ा सा भी इमेजिन करना पड़ेगा आपको। हाँ, अब मुझे बताओ जब आप दौड़ते हो, ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनो, ये सेंटर है, ठीक है। तो मुझे बताओ यहाँ पे ये सेंटर है, यहाँ पे सेम चीज, सेम ही डायग्राम है। मुझे तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कहाँ पे रहेगा, एक्सेलरेशन कहाँ पे रहता है, टुवर्ड्स कहाँ पे रहता है, सेंटर, विच इज v स्क्वायर बाय r, v स्क्वायर बाय r, मुझे रेडियस r है तो v स्क्वायर बाय r एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर होता है। अब एक मैं काम करता हूँ ना, क्योंकि यहाँ पे ना पहले टॉप व्यू में थोड़ा सा एफबीडी बनाना नहीं होगा, तो इसलिए मैंने साइड व्यू निकाला है। तो मुझे होता है इसका भी एक्सेलरेशन कहाँ पे, एक्सेलरेशन कहाँ पे गाइस, सेंटर है, विच इज v स्क्वायर बाय r। समझ में आ रहा है क्या, एक्सेलरेशन तो v स्क्वायर बाय r है, ठीक है। अब मैं इसका एफबीडी बनाऊंगा तो मेरा नॉर्मल फोर्स ऊपर आएगा, mg नीचे आएगा। तो पहले तो मुझे होता है एक्सिस मुझे कैसे बनानी पड़ेगी, जो एक्सिस बनानी है वो मुझे कैसे बनानी पड़ेगी, एक बनाएंगे एक्सेलरेशन के अलोंग, तो ये एक एक्सिस हो गई, दूसरी एक्सिस ये हो गई। अब मुझे बता आपके ऊपर अलोंग वाई एक्सिस तो क्या दिख रहा है आपको, अलोंग वाई एक्सिस तो क्या दिख रहा है, n इज इक्वल टू क्या दिख रहा है आपको, मतलब अलोंग वाई एक्सिस तो एक्सेलरेशन, तो n इज इक्वल टू mg तो लिख देंगे। तो वो तो एकदम बकवास इक्वेशन था, तो बकवास इक्वेशन लिख देंगे अपन, n इज इक्वल टू mg। तो ये तो इक्वेशन नंबर 1 तो हो गया। लेकिन एक बात मुझे बताओ, यहाँ पे टुवर्ड सेंटर कौन सा फोर्स दिख रहा है आपको, कोई फोर्स दिख रहा है, तो एक्सेलरेशन तो दिख गया, लेकिन एक्सेलरेशन के लिए F इज इक्वल टू ma के हिसाब से कोई फोर्स तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए भाई, एक्सेलरेशन के हिसाब से कोई फोर्स तो होना चाहिए। तो बताओ कौन सा फोर्स दिखेगा यहाँ पे, कौन सा फोर्स है जो टुवर्ड सेंटर है। जिन्होंने मेरा वीडियो देखा है वो मत बोलो, कोई नए लोग बताओ कौन सा फोर्स हो सकता है यहाँ पे, फोर्स, लेकिन कौन सा, रेडियल फोर्स थोड़ी बोलेगी तो, नहीं सेंट्रीपिटल फोर्स थोड़ी कोई फोर्स होता है। देखो फोर्स अभी मैंने आपको 5 ही फोर्स बताए, कौन से, ग्रेविटी, नॉर्मल, कौन से फोर्सेस बताए मैंने आपको, ग्रेविटी, नॉर्मल, फ्रिक्शन, टेंशन। यहाँ पे कोई स्ट्रिंग दिख रही है क्या आपको, कोई स्ट्रिंग है यहाँ पे, या स्प्रिंग है क्या यहाँ पे, नहीं है। बात करेंगे अभी ग्रेविटी, नॉर्मल एंड फ्रिक्शन। अब ग्रेविटी नॉर्मल तो हो गया, बच्चा कौन सा फोर्स, फ्रिक्शन। गाइस मैंने आपको एक चीज बोली थी, आपको याद होगा कि जब हम लोग आगे जाते हैं तो फ्रिक्शन कहाँ पे होता है, पीछे। मारूंगा एक तुमको, आगे होता है। जब हम लोग आगे जाते हैं तो फ्रिक्शन कहाँ पे होता है, आगे ही होता है। ये अपोजिट क्यों बोलते हो तुम, पीछे जाते, हमारे पैर पीछे जाते। मैंने बोला था फ्रिक्शन अपोजिट रिलेटिव मोशन बिटवीन पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट। पहले भाई तुम्हारा एनालाइम एंड फ्रिक्शन के ऊपर भी टेस्ट रखना पड़ेगा मुझे, ठीक है। अगले हफ्ते में अपना एनालाइम एंड फ्रिक्शन के ऊपर भी टेस्ट सर्कुलर मोशन के साथ वैट कंबाइन कर दूंगा मैं आपका, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब हम लोग आगे जाते हैं तो फ्रिक्शन कहाँ पे होता है, फ्रिक्शन कहाँ पे होता है, आगे ही होता है। हाँ, हम जब ब्रेक मारते हैं तो फ्रिक्शन कहाँ पे होता है, पीछे होता है। सुपरमैन वाला क्वेश्चन भी अपन ने किया था, जिसमें वो दौड़ता भी फ्रिक्शन की वजह से, वो ब्रेक भी मारता है फ्रिक्शन की वजह से, राइट। अब यहाँ पे तो पता चल गया तुमको भाई, सर्कुलर मोशन भी फ्रिक्शन ही करवाता है। मतलब तुमको सपोज ग्राउंड पे ना सर्कल में दौड़ना होगा विद कांस्टेंट स्पीड, आप कांस्टेंट स्पीड से दौड़ रहे हो, लेकिन सर्कल में दौड़ रहे हो तो वो भी आपको, आप ना एकदम स्मूथ वाले जूते पहन के निकलो,
जिसमें फ्रिक्शन ही नहीं है, तो आप कभी सर्कुलर मोशन कर ही नहीं पाओगे। समझ में आया भाई? अप में और ग्राउंड में फ्रिक्शन नहीं है तो आप सर्कुलर मोशन मतलब सर्कल में दौड़ ही नहीं पाओगे। तो ये समझना बहुत जरूरी है। तो ध्यान में रखना यहाँ पे फ्रिक्शन कहाँ पे आना चाहिए, फिर फ्रिक्शन कहाँ पे आना चाहिए गाइस? फ्रिक्शन कहाँ पे आना चाहिए? टूवर्ड्स कहाँ पे आना चाहिए? टुवर्ड्स सेंटर आना चाहिए। और ध्यान में रखना फिर इसके हिसाब से देखो, सेंट्रीपिटल फोर्स, आप वो बचपन वाला जो फोर्स आपने याद रखा था ना, सेंट्रीपिटल फोर्स भूल जाओ। मैं आपको बताऊं व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। एक 2-3 क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आपको बताऊंगा व्हाट इज एग्जैक्टली सेंट्रीपिटल फोर्स। आपके पास सिर्फ फोर्स इतने ही हैं, ग्रेविटी, नॉर्मल, फ्रिक्शन, टेंशन एंड स्प्रिंग। इसके अलावा कोई भी फोर्स नहीं होता मैकेनिक्स में जो अपने को पढ़ना है। ठीक है, अभी के लिए आपको 4-5 चैप्टर्स में यही फोर्सेस पढ़ने हैं। तो यहाँ पे आप देखो फ्रिक्शन, इसके हिसाब से फिर इक्वेशन क्या आएगा? फ्रिक्शन इज इक्वल टू क्या आएगा? एफ इज इक्वल टू क्या आएगा? मास इंटू क्या? एक्सेलरेशन। तो मास इंटू एक्सेलरेशन अपन करेंगे। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है? एफ इज इक्वल टू कितनी है? एम इंटू क्या? वी स्क्वायर बाय आर। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 लिखता हूँ। समझ में आ रहा है गाइस? कोई समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ, अब मैंने Yes, क्या sir. किया? कभी कभी आपने एक चीज देखी होगी, जब आप ना दौड़ना चालू करते हो, बहुत ज्यादा दौड़ने गए ना, तो कभी कभी आप स्लिप होते हो। स्लिप मतलब बाहर की तरफ चले जाते हो। मतलब ये कभी ऑब्जर्व किया होगा आपने, या कभी कभी कोई मोटरसाइकिल वाला जोर से ऐसा सर्कल मारने जाता है और उसका ज्यादा उसकी स्पीड कर दिया तो कहाँ पे घिसकता है वो? कहाँ पे घिसकता है? थोड़ा सा बाहर घिसकता है, मतलब बाहर स्लिप होता है वो। अब वो क्यों होता है? देखो यहाँ पे इसका ये रिलेशन देखो। अब मुझे क्वेश्चन है, मतलब मुझे यहाँ पे मैं ग्रीन में लिखता हूं, मैंने बोला फाइंड मैक्सिमम स्पीड। देखो, फाइंड द मैक्सिमम, वी मैक्स निकालना है। तो मुझे बताओ, मुझे वी मैक्स निकालना है, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा इस इक्वेशन के हिसाब से? इक्वेशन नंबर 2 को देखो, मुझे वी मैक्स निकालना है, तो मुझे फ्रिक्शन की भी कौन सी वैल्यू चाहिए गाइस? मैक्सिमम चाहिए, क्योंकि उसी रेडियस पे मुझे घूमना है। तो मैंने वी मैक्स किया, तो एफ मैक्स। मुझे तो एफ मैक्स की वैल्यू कितनी पड़ी है आपने? फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना होता है? म्यू एस इंटू S by नॉर्मल फोर्स। N. यस, म्यू एस इंटू नॉर्मल फोर्स। पढ़ा है ना ये चीज? यस तो ये होता है Yes, म्यू एस sir. इंटू एन इज इक्वल टू क्या होता है? एम वी मैक्स स्क्वायर डिवाइड बाय क्या किया? आर किया। व्हाट इज एन की वैल्यू? वो तो पढ़ी है अपन ने। म्यू एस इंटू क्या हो जाएगा? एम जी इज इक्वल टू एम इंटू वी मैक्स स्क्वायर डिवाइड बाय क्या हो गया? आर। एम कट हो गया, तो मेरे को एक वी मैक्स का फॉर्मूला आ गया। कौन सा फॉर्मूला आ गया गाइस? यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख देता हूँ। मेरा वी मैक्स का एक फॉर्मूला आ गया जो कितना है? अंडर रूट ऑफ क्या? म्यू एस आर जी। समझ में आ रहा है मैं जो लिख रहा हूँ यहाँ पे? अब नीट वाले लोग ना ये फॉर्मूला डायरेक्टली रट लेते हैं, मतलब क्योंकि एक बाद में उनको बहुत काम में आता है डायरेक्टली। कभी कभी डायरेक्टली इसी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अभी आपको डिराइव करना है। किसी ने बोला कि भाई फटाफट डिराइव करके दिखाओ, तो डिराइव करके आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वी मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम स्पीड विथ विच, ठीक है। मेरा किसी ने बोला कि कितने स्पीड, मैक्सिमम स्पीड से आप सर्कुलर मोशन कर सकते हो, तो कितना आना चाहिए वो? म्यू मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन यू एंड ग्राउंड, आर मतलब रेडियस, जिस रेडियस पे आप टर्न मार रहे हो, एंड जी इज ग्रेविटी विच इज समटाइम्स 9.8 समटाइम्स 10। ठीक है, कोई दिक्कत है मुझे होता है इसमें? No, sir. No, sir. तो मैं एकदम सिंपल सा एग्जाम देता हूँ, एकदम सिंपल सा एग्जाम देता हूँ। आपको पता है आप बाइक पे हो, ठीक है, अब बाइक पे हो, आपको टर्न मारना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैं एकदम कोने में लिखता हूँ, ठीक है। अब ऐसा पकड़ लो, यहाँ पे ऐसा टर्न मारना है आपको। एक बाइक पे मस्त जा रहा है, तो यहाँ पे सर्कल पूरा नहीं है, यहाँ पे तो स्ट्रेट रोड है। स्ट्रेट रोड आया, ये अपना बाइकर आया, ठीक है, ये बाइकर आया, उसको टर्न मारना है। और उसको जब टर्न मारना है, अब उसने क्या किया? अपना स्पीड कम किया ही नहीं। ये रेडियस है, ये रेडियस है, ठीक है। उसको टर्न मारना है, उसी रेडियस पे टर्न मारना है उसको। तो बेसिकली मुझे बताओ, उसको टर्न मारना है, हायर स्पीड पे टर्न मारना है, तो इसके हिसाब से क्या ज्यादा होना चाहिए? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि ग्रेविटी को चेंज नहीं कर सकते, रेडियस भी सेम है। तो मुझे तो ज्यादा स्पीड पे आपको टर्न मारना होता है। मतलब बाइकर जो होते हैं, F1 रेसर्स वगैरह जो होते हैं, आपने देखा होगा कि जो बाइकर जब टर्न मारते हैं हायर स्पीड पे, तो उनका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होना चाहिए गाइस? म्यू एस क्या होना चाहिए? Maximum. ज्यादा होना चाहिए। अब म्यू एस ज्यादा होना चाहिए, तो आपने देखा होगा उनके जो टायर, म्यू कैसे बढ़ेगा? आपका टायर ही है ना फ्रिक्शन देगा आपको, टायर एंड रोड होता है। तो आपने देखा होगा जो टायर होता है उसकी जो साइज होती है वो कैसे होती है? बहुत बड़ी.
बहुत बड़ी होती है। तो बेसिकली आपने देखा होगा क्रूज बाइक्स वगैरह जो होती है, क्रूज बाइक्स वगैरह जो होती है, हार्ली डेविडसन वगैरह टाइप की बाइक्स होती है, उनके आपने टायर देखे होंगे बहुत बड़े बड़े होते हैं। Yes, Yes. sir. Yes, ठीक है, sir. तो वो बड़े टायर का मतलब क्या होता है, अपना कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन Contact बड़ा हो surface जाएगा। बढ़ाते हैं। हाँ, तो म्यू एस, कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं, म्यू एस ज्यादा हो जाता है। ठीक, हाँ, मतलब ये कॉन्टैक्ट सरफेस, तो म्यू एस ज्यादा हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तुम्हारा ज्यादा हो गया, तो तुम्हारा मैक्सिमम मतलब वेलोसिटी भी तेरी क्या हो जाएगी, ज्यादा वेलोसिटी से आप लोग टर्न मार सकते हो। ठीक है, इसीलिए कभी भी सीडी 100 या ऐसे छोटे छोटे बाइक लेके आप टर्न नहीं मारोगे। ठीक है, और सिंपल सी बात और एक चीज होती है, आपने आपने टायर बदले ही नहीं, टायर घिसते गए घिसते गए घिसते गए और फ्रिक्शन ऑफ कोएफिशिएंट सपोज कम होते गया तो लग जाएगी आपकी। ठीक है, तो ध्यान में रखना, इसको फटाफट आप लोग नोट डाउन करना फटाफट गए। चलो, और मैंने आपको क्या बोला है, कोई भी क्लास में, ना फिजिक्स में, ना केमिस्ट्री में, ना बायोलॉजी में, ना मैथ्स में, आप एक्स्ट्रा डाउट्स नहीं पूछोगे, क्योंकि कुछ कुछ टीचर्स का एक कंप्लेंट आया हुआ है और कुछ कुछ बच्चों का भी एक कंप्लेंट आया हुआ है कि बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछने के वजह से क्लास डिस्टर्ब होती है। और डिस्टर्बेंस के क्या होता है ना, देखो ये और ये वीडियो रिकॉर्डिंग जाती है वैसे की वैसी, तो फिर वो लेक्चर देखने को भी बहुत पंगा होता है, मतलब उनका कंटिन्यूटी नहीं होता। तो मैंने इसीलिए आपको क्या बोला है, जो भी आपको डाउट्स होते हैं वो आप मतलब ज्यादा डाउट्स होंगे तो नॉर्मल डाउट पूछना, ऐसा नहीं है, नहीं तो सर बोलेंगे सर डाउट ही नहीं पूछने देते आप। डाउट पूछो, बिल्कुल पूछो, लेकिन ज्यादा मत करो, ज्यादा मत पूछो, एंड रिलेवेंट टू टॉपिक डाउट्स पूछो। ठीक है, कोई भी लेक्चर की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे किसी का फीडबैक आया हुआ है कुछ पेरेंट्स का और टीचर्स का, इसीलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ, बोल रहा हूँ। ठीक है, चलो फटाफट लिखो इसको, स्क्रीन शेयरिंग से लिखो, स्क्रीन शेयरिंग से। सर मुझे एक डाउट है। हाँ बोल। सर इधर डायरेक्शन ऑफ मोशन एफ के परपेंडिकुलर होगा ना, मतलब उस सर्कल के मतलब टैंजेंशियल होगा ना डायरेक्शन ऑफ मोशन। हम्म। सर तो फिर आपने बोला कि फ्रिक्शन अपोज करता है रिलेटिव मोशन बिटवीन टू पॉइंट्स। सर फिर मतलब इसमें तो फ्रिक्शन उसके परपेंडिकुलर हो गया ना, तो मतलब ऐसे कैसे वो अपोज करता है, वो मुझे इमेजिन नहीं करता है आ रहा है मुझे। चलो वो होमवर्क है तेरे के लिए, मतलब इसको जो इमेजिनेशन करना है ना, तू खुद ही अपना तू थोड़ा सा सोचेगा ना उसके ऊपर, तो खुद ही तेरे को आंसर मिल जाएगा। थोड़ा सोचना पड़ेगा तुझे। ठीक है, हिंट देता तुझे को, सपोज कांस्टेंट स्पीड से तू एक स्ट्रेट रोड पे दौड़ रहा है, कांस्टेंट स्पीड से, तो फ्रिक्शन की जरूरत होती है क्या? नो सर। तो टेंजेंशियली फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं है ना। नहीं सर। हाँ, तो अब फ्रिक्शन परपेंडिकुलर क्यों है? तेरा क्वेश्चन क्या है, मैथमेटिकली अपन ने देख लिया कि फ्रिक्शन है परपेंड मतलब टुवर्ड सेंटर, लेकिन क्यों है, इसको थोड़ा तेरे को सोचना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा पकड़ ले कि ये जेई एडवांस टाइप का सोचना है, तो जेई एडवांस टाइप का सोच, और नहीं सोच पाए तो बता मुझे, मैं बता दूंगा। ओके सर। ठीक है, लेकिन आफ्टर द लेक्चर, अभी अभी मत सोच, अभी सोचने लगा तो आगे का चीज नहीं समझेगी। जैसे सर, जैसे गाइस यहाँ पे देखो, जिस इसने जो क्वेश्चन पूछा अभी, ठीक है, मैं तेरा नाम नहीं देख पाया, कौन है भाई तेरा नाम? सर अजिंक्य। हाँ अजिंक्य। तो अजिंक्य ने जो क्वेश्चन पूछा वो रिलेवेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। ठीक है, एकदम इरिलेवेंट क्वेश्चंस और ऐसा मत पूछो। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था, जो एक्चुअली आपको सोचना है, सबको सोचना है, सबके लिए होमवर्क है कि वाई फ्रिक्शन इज टुवर्ड सेंटर, इसका रीजन क्या है। ठीक है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल रीजन है इसका, वो बताऊंगा बाद में मैं आपको, पहले आप सोचो खुद, लिखो, लिख के हो गया, आगे बढ़ू क्या मैं? 1 second, sir. हाँ तो फटाफट लिखो, चलो। Yes, sir, done. Done, sir.
ठीक है गाइस, जिन लोगों का नहीं हो गया स्क्रीनशॉट भी लेते जाओ, स्क्रीनशॉट भी लेते जाओ, ठीक है। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब गाइस आपने देखा होगा, सुनो सब लोग, आपने देखा होगा घाट घाट पे अपन जाते हैं, मतलब जैसे कि अपने यहाँ पे पुणे के बाजू में खंडाला घाट है, फिर अंदर जो भी घाट होते हैं, तो घाट में आपने देखा होगा, घाट में तो बहुत सारे ऐसे सर्कुलर टर्न्स आते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे सर्कुलर जब टर्न्स आते हैं, ठीक है, तो आप एक सोचो, ठीक है, एक मैं आपको एक केस देता हूँ। लेट्स से घाट पे गए हो आप, घाट पे मस्त ऐसे एकदम यू टर्न आ गया, कोई एकदम यू टर्न आया, ठीक है, और मैंने अपने लेक्चर में भी बताया था, ठीक है। अमर तूने भी कुछ आंसर दिया है, शायद से वो मतलब टू द पॉइंट सही है। मैं चलो चलो उसका बाद में सोचो, अभी सब लोग सुनो, पहले आपका वो जो भी सोच रहे थे उसको बंद करो। यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे देखो, हाँ, अब जब ना ऐसा सर्कुलर टर्न मारता है, देखो कार जो है ना सर्कुलर टर्न मारना। अब यहाँ पे देखो, एक कार आप चला रहे हो, कौन सी कार लूं मैं तो मेरे वो पिछले वाले लेक्चर में नॉर्मल लेक्चर मारुति 800 ली थी, अभी लेता हूँ अल्टो, ठीक है। तो आप अल्टो चला रहे हो, ठीक है, या और कोई कार बोलो जरा लोअर रेंज वाली, और कौन सी कार है लोअर रेंज वाली? Okay. नैनो, नैनो, ठीक है, नैनो। तो आप ना नैनो चला रहे हो, ठीक है, आपके पास नैनो है और यू टर्न आ गया। अब एक तो पहले आपके नैनो के एकदम टायर बेचारे बहुत छोटे हैं, ठीक है, प्लस ऐसा पकड़ लो नैनो आप ना 7 साल से चला लो, 7-8 साल हो गए आपको चला के, और 7-8 साल चला रहे हो तो आपने टायर भी बदले नहीं है, तो इसके टायर भी मस्त हो चुके हैं। मतलब इसका फ्रिक्शन कितना हो चुका है, फ्रिक्शन कितना हो चुका है? बहुत कम। बहुत कम, ऑलमोस्ट जीरो, बहुत कम। तो अपन ने जो फॉर्मूला अभी दिखा, डिस्कस किया, Vmax इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी, ये बहुत ही कम हो गया, टेंस टू जीरो हो गया, म्यू है ही नहीं, फ्रिक्शन है ही नहीं। सपोज ऐसा पकड़ लो, देयर इज नो फ्रिक्शन, ठीक है, तो आप कोई भी स्पीड से आप जा सकते हो क्या? नो तो सर। ये जो कार है ना, ये नैनो जो आएगी ना यहाँ, ये नैनो सीधी की सीधी, सपोज यहाँ पे सपोज अंदर पूरी की पूरी खाई है सपोज, तो उसके अंदर जाके अब जय हिंद हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान में रखना, यहाँ पे वो सर्कुलर मोशन मार ही नहीं पाएगा, ठीक है, जब आपके अंदर फ्रिक्शन नहीं है। तो अब गवर्नमेंट जो होती है ना गाइस, गवर्नमेंट, इनको ऐसे भी लोगों का ख्याल रखना पड़ता है। मतलब म्यू जीरो भी हो गया, इफ देयर इज नो फ्रिक्शन, इफ देयर इज नो फ्रिक्शन एट ऑल, उसके बाद भी कार को यू टर्न मारना है, ठीक है, तो ये भी करना होता है, ये भी ये लोग गवर्नमेंट देखती है। आपको पता है क्या करते हैं उसके लिए लोग, क्या करते हैं? नहीं, अरे अजिंक्य डांबर वगैरह नहीं डालते, वैसा नहीं होता, वो तो फ्रिक्शन। भाई तू रोड कितना भी रेडियस अच्छा कर, बढ़ाते, नहीं रेडियस बढ़ाएगा तो थोड़ी यार, मतलब तू घाट में थोड़ी रेडियस बढ़ाएगा तू। They increase the roughness on the road. नहीं, रफनेस ऑन द रोड भी इंक्रीज किया तो क्या होगा? Speed तू decrease? रोड का देखो, रोड का तू मुझे बता, रोड का रफनेस इंक्रीज किया तूने, लेकिन तेरे टायर तो खत्म है ना, स्मूदी है ना, रोड को टिल्ट करता है। यस, रोड को आपने देखा होगा, कभी भी आप घाट पे जाओ ना, रोड थोड़ा सा ऐसा टिल्ट हुआ रहता है, रोड में Yes, sir. स्ट्रेट ऐसा नहीं रहता, थोड़ा सा टिल्ट हुआ रहता है। अब मैं उसको होता ना, और उसको हम लोग बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड, उस कंसेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? बैंकिंग ऑफ रोड। नाउ व्हाट इज बैंकिंग ऑफ रोड? मैं लिख देता हूँ बैंकिंग ऑफ रोड, ठीक है। इसमें भी थोड़ा सा मैं अच्छा वाला कंसेप्ट भी बताने वाला हूँ, मतलब इसमें एडवांस वाला भी कुछ चीज आता है, मतलब जो इवन मतलब इसका डेरिवेशन थोड़ा सा एडवांस वाला जाएगा, ये नहीं एकदम सिंपल है, इसके अलग अलग केसेस बताने वाला हूँ मैं। पहले नॉर्मल बैंकिंग ऑफ रोड बताता हूँ मैं क्या होता है। देखो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ साइड व्यू, कौन सा वाला व्यू देख रहा हूँ मैं? साइड व्यू, ये था टॉप व्यू, ठीक है। अब साइड व्यू में देखो, ऐसा पकड़ लो, अब पहले एक कार थी, देखो यहाँ पे, ये मैं कार यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। अब मुझे बताओ, ये जो कार है, कार ये कहाँ पे आ रही है गाइस? स्ट्रेट लाइन में नहीं जा रही है, कहाँ पे आ रही है? ये टायर मैंने ऐसे क्यों ड्रॉ किए? इसका मतलब क्या है गाइस? पेज के अंदर फ्रिक्शन जाएगा। बहुत कम है। अरे फ्रिक्शन बहुत कम है, नहीं, ये टायर ये अंदर जा रही है, कार पेज के अंदर जाके बाहर निकल रही है, Yes, समझ में आ sir. रहा है? Okay, sir. ऐसा ऐसा जा रही है। तुम लोग बोलोगे सर कार ऐसे, ये ऐसे ट्रेवल नहीं कर रही है, वो तो मैं सारे ऐसा वाला टायर ड्रॉ करता ना मैं, तो कार ऐसी जाती, फिर समझ में आ रहा है मैंने टायर कैसे ड्रॉ किए? ऐसे। इसका मतलब ये भाई साइड व्यू है,
तो ये कार एक तो आइदर ये वेलोसिटी ऐसी नहीं है, ठीक है, वेलोसिटी ऐसी नहीं है, वेलोसिटी आइदर इनसाइड द पेज और आउट ऑफ द पेज है। समझ में आ रहा है? अब इसके अंदर नॉर्मल फोर्स ऊपर होगा, ग्रेविटी नीचे होगा, और यहाँ पे सपोज फ्रिक्शन होगा ही नहीं, तो इसका एक्सेलरेशन भी कितना हो जाएगा गाइस? एक्सेलरेशन भी कितना हो जाएगा? जीरो। जीरो। एक्सेलरेशन जीरो होगा तो सर्कुलर मोशन कर ही नहीं पाएगा, कुछ भी हो स्ट्रेट लाइन में जाते रहेगा, मतलब पेज के अंदर जाते रहेगा वो, समझ रहे हैं? पेज के अंदर जाते रहेगा। अब क्या करेंगे अपन, इसको घुमाने के लिए, मतलब उसको करने के लिए, मुझे बताओ मेरे पास सिर्फ नॉर्मल है, ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन है ही नहीं, देयर इज नो फ्रिक्शन, तो मतलब मुझे नॉर्मल एंड ग्रेविटी के साथ ही खेलना है। मुझे तो ग्रेविटी को कभी अपन चेंज कर सकते हैं क्या डायरेक्शन उसकी? नो सर। नो सर। क्या भगवान हो क्या आप खुद को, मतलब क्या समझ रहे हो? ग्रेविटी तो हमेशा डाउनवर्ड रहेगी, ग्रेविटी की डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकती। और मुझे सर्कुलर टर्न मारना है क्योंकि मेरा सेंटर तो यहाँ पे है गाइस, मेरा सेंटर तो यहाँ पे है। तो एक ही चीज बचती है जो होती है नॉर्मल फोर्स, एक ही चीज बचती है नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स को क्या हम लोग टिल्ट कर सकते हैं थोड़ा सा? यस सर। कैसे कर सकते हैं? इस पूरे जो ग्राउंड है ना उसको ही उठा लो, ऐसा बैंक कर दो, समझ में आ रहा है? एक साइड एक तरफ से इंक्लिनेशन डाल दो उसको। मतलब आपने, आप कभी मेले में गए हो? मेले में यस सर, मौत का कुआं। मौत का कुआं होता है, उसमें मेले में बेसिकली आप गए होंगे, फेयर में कोई भी गए होंगे, तो वहां पे इस तरीके की चीजें रहती है। ऐसा पूरा का पूरा एक कोनिकल टाइप का चीज बना रहता है, उस कोनिकल टाइप की चीज में अंदर कार वगैरह या बाइक वगैरह घूमते रहती है ऐसे अंदर, देखा है क्या? पूरी की पूरी कार ऐसे 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 घूमते रहती है, ऐसा ऐसा पूरा का पूरा ऐसा कोनिकल ऐसा रहता है, आपने देखा होगा ऐसे। और इसके अंदर पूरी की पूरी ऐसे कार है ना, अंदर से घूमती रहती है, देखा है? यस सर। यस सर। हाँ, तो ये बेसिकली देख, तो अपना टर्न जो है ना उसको भी मैं कुछ ऐसे ही बनाने वाला हूँ। अभी के लिए मैं इसको निकाल देता हूँ। अब यहाँ पे देखो, मैं एक तरीके का ही सिर्फ ड्रॉ करता हूँ, एक तरफ का। मैंने क्या किया, ऐसा पकड़ लो, ये पूरा का पूरा रोड है ऐसे, ठीक है, ये रोड था, ठीक है। अब इस रोड को मैंने क्या कर दिया, कुछ एंगल से एक तरफ ऐसी रखा, दूसरा तरफ रोड को क्या कर दिया, टिल्ट कर दिया, थोड़ा सा बैंक कर दिया। अब कार कहाँ पे जा रही है मुझे बताओ? ये मेरी कार थी, मास m की। ये सर्कुलर मोशन कैसे करेगी? ऐसे करेगी ना, समझ में आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। सर्कुलर मोशन ऐसे करेगी, मतलब ऐसा करो, पेज के अंदर घुसी, बाहर निकली, सर्कुलर मोशन किया। तो इसका सेंटर कहाँ पे आया गाइस? पहले, अब कुछ स्टेप्स गाइस, सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन सॉल्व करने के स्टेप्स, ठीक है, मैं आपको बताऊं। पहले स्टेप नंबर 1 मैं आपको बता, हाउ टू सॉल्व सर्कुलर मोशन क्वेश्चन। शायद तो आगे लिखता हूं, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, हाउ टू सॉल्व सर्कुलर मोशन क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे ये कैसे सॉल्व करना है? स्टेप 1 हमेशा फाइंड सेंटर, ठीक है, पहले सेंटर फाइंड आउट करो। सेंटर फाइंड आउट करने के बाद, ठीक है, ड्रॉ एक्स वाई जेड एक्सिस, ठीक है। तो ड्रॉ एक्स वाई जेड एक्सिस, ठीक है, ये हो गया। स्टेप 2, ठीक है, राइट एफ इज इक्वल टू एम ए इक्वेशन, लिख सकते हो ना आप, एफ नेट इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। राइट दिस इक्वेशन, एफ इज इक्वल टू एम ए इक्वेशन, मतलब वहां पे पूरा का पूरा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन लगाना है, ठीक है। और ये लगाने के बाद, राइट, ये इक्वेशन होने के बाद, ठीक है, नहीं, स्टेप 2 ड्रॉ एफबीडी, मतलब यहाँ पे ड्रॉ एफबीडी पे आएगा, ड्रॉ एफबीडी एंड देन राइट इक्वेशन, ठीक है, ये हो गया। आपको स्टेप 3 भी, आपको मतलब स्टेप 3 में कभी कभी क्या होता है पता है कि ये मतलब बेसिकली इससे ही सॉल्व होगा, ठीक है। तो उसका सॉल्व द क्वेश्चन, मतलब ये जो इक्वेशंस आएंगे, सॉल्व द, मतलब सिर्फ मैथमेटिक्स लगाना है आपको, सॉल्व ऑल द इक्वेशंस, ठीक है। तो इन स्टेप को फॉलो करना है। मतलब मैंने पहला स्टेप क्या बोला, फाइंड सेंटर एंड देन ड्रॉ एक्स वाई जेड एक्सिस। और ड्रॉ एक्स वाई जेड एक्सिस के लिए मुझे एक्सप्रेशन को पता होना चाहिए, राइट। तो अब पहले तो मुझे बताओ, मैंने बताओ इस केस में, जैसे इस केस में सेंटर कहाँ पे, इधर है। अब सेंटर इधर होने के बाद मुझे तो एक्सिस ड्रॉ करने के लिए मुझे पहले क्या पता होना चाहिए, बताओ मुझे? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कहाँ पे होता है? एक्सेलरेशन कहाँ पे रखता है? एक्सेलरेशन कहाँ पे? टुवर्ड्स द सेंटर। टुवर्ड्स द सेंटर। तो ड्रॉ द एक्सेलरेशन, उसकी वैल्यू कितनी होती है? v स्क्वायर बाय क्या होती है? v स्क्वायर बाय r। स्क्वायर बाय r। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे हो गया। तो मुझे बताओ यहाँ पे एक्सिस कैसे बनेगी? एक्सिस कैसे बनेगी गाइस? यहाँ पे जो एक्सिस बनेगी, मैं एक्सिस को ड्रॉ करता हूँ। ये मेरी हो गई एक एक्सिस जिसको मैं बोलता हूँ लेट्स से एक्स एक्सिस। ये हो गई मेरी कौन सी एक्सिस? वाई एक्सिस। तो मैंने एक्स एंड वाई को दोनों को ड्रॉ किया,
ठीक है, तो मेरी एक्सिस भी ड्रॉ हो गई, मेरा एक्सेलेरेशन भी ड्रॉ हो गया। मैं चाहिए तो यहाँ पे एक और चीज लिख देता हूँ, फाइंड सेंटर एंड ड्रॉ एक्सिस। हाउ टू ड्रॉ दिस एक्सिस? हाँ, आपको एक्सेलेरेशन पता होना चाहिए। राइट, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मतलब वो रेडियल एक्सेलरेशन होगा या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, अभी टेंजेंशियल तो ले नहीं रहे क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बात कर रहे हैं, लेकिन राइट मतलब AR एंड AT कही तो। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सेलरेशन रेडियल है, मतलब विच इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इस केस में। हाँ, अब यहाँ पे अपन FBD बनाएंगे तो FBD के हिसाब से ग्रेविटी कहाँ पे आएगी, mg कहाँ पे आएगा, नीचे आएगा, नॉर्मल फोर्स ऐसे आएगा। पहले तो मुझे तो इतना समझ में आ रहा है। Yes, sir. Yes, अब sir. मुझे बताओ नॉर्मल फोर्स के मुझे क्या लेने पड़ेंगे, नॉर्मल फोर्स के मुझे क्या लेने पड़ेंगे? Components. कंपोनेंट। आपको पता है ये वाला जो एंगल होता है, कभी पता होगा, ये वाला एंगल थीटा होता है। आपको पता है ये वाला एंगल भी कितना होता है, पता है? थीटा। पता है ना, mg cos थीटा mg sin थीटा करते थे हम लोग। Yes, sir. ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है पता है, ये वाला जो एंगल था ना, ये वाला एंगल, ये थीटा होता था। तो अब मैंने क्या किया, ये इसका अपोजिट एंगल थीटा है, तो मुझे होता है n के ऊपर वाला कंपोनेंट क्या होगा गाइस, ऊपर वाला कंपोनेंट क्या होगा n का, ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, n क्या हो जाएगा, cos थीटा, cos थीटा along y एक्सिस, और along sin x एक्सिस में क्या होगा, n Sin theta. तो अब मुझे इस केस में बताओ, इज देयर एनी एक्सेलरेशन along y एक्सिस? एक्सेलरेशन along y एक्सिस की वैल्यू कितनी है गाइस? 0 है। तो मुझे बताओ कौन सा इक्वेशन आने वाला है। मैं दोनों इक्वेशन लिखता हूँ। along x एक्सिस कौन सा इक्वेशन है? ठीक है, along x एक्सिस देखेंगे, along x एक्सिस के लिए f इज इक्वल टू ma लगाएंगे। f कितना है, n sin थीटा मेरा है, ठीक है, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मेरे एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, v स्क्वायर बाय कितनी है, r। फिर इक्वेशन नंबर 1 आपको एक समझ में आया कि मुझे बताओ, अरे भाई क्या किया मैंने, f इज इक्वल टू ma किया ना मैंने। Yes, sir. Yes, sir. एक ही तो फोर्स है n sin थीटा, और कोई फोर्स है क्या उसमें? No. नहीं, ठीक है, एक इक्वेशन ये हो गया। दूसरा इक्वेशन क्या हो गया, n क्या हो गया, n Equal to mg. हाँ, n cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, mg। mg. इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब किसी ने बोला मुझे v निकालना है, तो आपको पता है इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 आपका काम है कैसे आप सॉल्व करते हो, लेकिन मुझे v निकालने के लिए एक जनरल मेथड होता है, क्योंकि ये सब डेरिवेशंस है। इन दोनों को डिवाइड करो इन दोनों को। तो मुझे तो दोनों को डिवाइड करेंगे। इफ आई डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, देखो मैंने आपको, ये कौन सा स्टेप हो गया, थर्ड स्टेप। मैंने बोला ना सॉल्व ऑल द इक्वेशंस, ठीक है। तो अब ये सॉल्व करना है, मतलब क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को क्या करना है, डिवाइड करो। मुझे होता है डिवाइड दिस टू इक्वेशंस, क्या मिलेगा मुझे, nn कैंसिल, तो क्या मिलेगा, Root tan theta is theta is equal equal to by r. tan थीटा इज इक्वल टू क्या, RG। mm कट भी हो गया, v स्क्वायर डिवाइड बाय rg। कुछ समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. हाँ, तो मुझे होता है इस इक्वेशन से मेरा v का जो वैल्यू मिला, अंडर रूट ऑफ क्या मिला, rg Tan theta. थीटा। मुझे बताओ अंडर रूट ऑफ rg tan थीटा। अब यहाँ पे जो v था वो क्या था, अंडर रूट ऑफ क्या, म्यू एस rg। तो म्यू एस से रिप्लेस क्या हो गया, अभी यहाँ पे म्यू एस से क्या रिप्लेस हो गया, tan थीटा रिप्लेस हो गया। Yes. मतलब मैंने एंगल किया तो यहाँ पे कोई म्यू की जरूरत ही नहीं पड़ी, बराबर ना। Yes, sir. Yes, Right? तो मतलब Yes, मुझे sir. बताओ, मुझे एक बात बताओ, मतलब मैं इस चीज को टिल्ट करके बिना फ्रिक्शन से सर्कुलर मोशन कर सकता हूँ? Yes, sir. Yes, sir. आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. Yes, बिना फ्रिक्शन से भी सर्कुलर मोशन कर सकता हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो एक काम करो, फटाफट इस चीज को भी लिखो, मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। तो आपको अभी सर्कुलर मोशन पे अंदर ग्रिप आना चालू हो गई है, ठीक है। मेथड ध्यान में रखना, ये मेरी मेथड है, जो भी वो भी आपको लिखना है, हाउ टू सॉल्व सर्कुलर मोशन क्वेश्चन। ये पूरा का पूरा सर्कुलर मोशन का क्रक्स है, मतलब मेथड है। करो फटाफट लिखो, चलो 1 मिनट दे रहा हूँ मैं आपको, 1.5 मिनट दे, चलो 2 मिनट दे रहा हूँ, लिखो फटाफट। जिसका लिख लिया अच्छी बात है, नहीं लिखा फटाफट लिखो। सर ये एग्जांपल 1 करके लिखिए। केस 1 नहीं, केस 2 करके लिखो ना। ये केस 1 था, पहला वाला था वो केस 1, ठीक है। ये केस 1 है, ये केस हो गया 2, केस 2 बैंकिंग ऑफ रोड, हेडिंग डाल दो। ओके सर। फिर केस 3, केस 4, ये सारे एग्जांपल्स ही आने वाले हैं, मतलब ये सारे HCR में एग्जांपल दिए हुए, ठीक है, जो आपको होमवर्क करना है।
सर वो पहले वाला स्टेप्स टू सॉल्व सर्कुलर मोशन वो दिखा सकते हो? गाइस लिख के हो गया क्या? ये वाला पहला वाला पार्ट हो गया लिख के? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हो गया तो आगे बढ़ू मैं? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, स्क्रीनशॉट लेके रखो आप लोग। ये वैसे भी मैं पीपीटी शेयर कर ही दूंगा पूरी। हाउ टू सॉल्व सर्कुलर मोशन इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ यूज मैथमेटिक्स, यूज मैथ स्किल्स। वो आपके स्किल्स है, लेकिन मैं अभी कुछ कुछ चीजों के लिए बताऊंगा कि किस किस तरीके से करते रहते हैं, ये आपको आना चाहिए। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइस, फिजिक्स में अच्छे के लिए मैथ्स बहुत रिक्वायर्ड है, आपको समझ में आ ही चुका होगा, राइट? पूरा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स मैथ्स, पूरा का पूरा मैकेनिक्स मैथ्स, ठीक है। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में थोड़ा सा कम मैथ्स है, लेकिन है सब जगह पे ही है पूरा। तो मैथ्स स्ट्रांग होने के बिना आप फिजिक्स स्ट्रांग नहीं कर सकते। मतलब फिजिक्स में बहुत आपको स्ट्रॉन्गेस्ट बनना है, मतलब फिजिक्स में आपको बहुत ही अच्छा करना है, तो आपका मैथ्स एनालिटिकल स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए, ठीक है। तो जिनका मैथ्स वीक है गाइस, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालो मैथ्स के ऊपर सेपरेटली। नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार फिजिक्स फिजिक्स करते गए, ठीक है। तो वो सब एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल के चीजें लाइन पे लाओ। चलो आगे बढ़े, हम लोग आगे बढ़े गाइस। सर एक Yes. Just a minute, sir. Done, sir. ठीक है, हो गया लिख के? Yes, sir. ठीक है। अभी एक गाइस, अभी एक सिंपल सा मैं चीज आपको बोलता हूँ, ध्यान से सुनो सब लोग। ये तो अपना हो गया मतलब केस जिसमें अपन ने क्या बोला, बैंकिंग ऑफ फ्रॉड वगैरह सब कुछ बोल दिया। मैं इसका एक अच्छा वाला वर्जन भी लेने वाला हूँ, ठीक है। उसके पहले एक छोटा सा मैं आपको चीज बोलता हूँ। इसको हम लोग बोलते हैं कोनिकल पेंडुलम, इसको हम लोग बोलते हैं कोनिकल पेंडुलम। अभी क्या होता है पता है? पेंडुलम तो आपको पता है क्या होता है? पता है पेंडुलम क्या होता है? एक ऐसी चीज लटकी हुई रहती है, ऐसे 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 करके घूमती है, उसको हम लोग बोलते हैं पेंडुलम, बराबर। अब व्हाट इज कोनिकल पेंडुलम? कोनिकल पेंडुलम मतलब आप एक काम करो, पेंडुलम को ना स्ट्रिंग से ऐसे अटैच करो मास को, और ऊपर वाला जो पॉइंट होता है ऐसे ऐसे घुमाओ, तो आपको पता है वो नीचे वाला सेंटर ऐसे घूमता है सर्कल में। भाई वीडियो देखो, वीडियो देखो, देखा होगा ऐसा 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 करके कोई भी चीज को घुमाओ ऐसे करके, तो पूरा ऐसा घूमता है। तो बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने एक बॉब को लगाया इस तरीके से, ये बॉब होता है, और इस बॉब को मैं ऐसे ऐसे करके घुमाया, तो ये ऐसे कुछ सर्कल में घुमा। समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, हाँ। तो ऐसे सब वो सर्कल में घुमा,
तो अब यहाँ से ये जो स्ट्रिंग एक एंगल बनाती है, बराबर ना, एक एंगल बनाती है। लेट्स से इस एंगल Yes, को मैं sir. लिखता हूँ, ये थीटा हो जाता है। अब मुझे बताओ, पहले मेरा फर्स्ट स्टेप क्या था, फाइंड सेंटर। तो मुझे बताओ इस सर्कुलर मोशन का सेंटर कहाँ पे दिख रहा है तुमको? ओ और सी, कौन सा है सेंटर, कौन सा है? C. सी। भाई ये वो तो इधर तो ओ पे तो अपना हाथ है जिससे अपन घुमा रहे, राइट, या फिर कुछ चीज अटैच की है, राइट। तो सी इज द सेंटर। पहले सी मेरा सेंटर फाइंड हो गया, तो मैं क्या लिखता हूँ, एक्सेलरेशन को ड्रॉ कर लेता हूँ। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होती है गाइस? वी स्क्वायर बाय R. आर, या ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, जो भी है। कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं ओमेगा फाइंड आउट करो, तो आप लोग क्या करोगे, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर लिख दोगे। समझ में आया? Yes, sir. अब वी स्क्वायर बाय आर लिख दिया तो मेरे एक्सिस तो बन गए भाई, फटाफट एक्सिस बना दो। ये हो गई मेरी एक्स एक्सिस, ये हो गई मेरी वाई एक्सिस। अभी आप ही लोग बोलोगे क्या करना है। मैंने एक्सिस ड्रॉ कर दिया, एक्सेशन को ड्रॉ कर दिया। अब मैं बनाऊंगा एफबीडी। एफबीडी में सारे टेंशन मेंशन सब ड्रॉ कर दो। यहाँ पे कौन सा फोर्स है? ग्रेविटी नीचे है। और कौन सा फोर्स है गाइस? Normal force. टेंशन। अरे नॉर्मल फोर्स होता है क्या? नॉर्मल फोर्स है क्या इसमें? हाँ, तो यहाँ पे टेंशन ऐसे हो जाएगा, टेंशन ऐसा हो जाएगा। तो मुझे होता है ये टेंशन हो गया, ग्रेविटी हो गई, ये एंगल हो गया थीटा। तो ये भी एंगल कितना हुआ? Theta. थीटा। तो ये एंगल थीटा हो गया, ये एंगल थीटा हो गया। अब मुझे बताओ किसका कंपोनेंट मुझे लेना पड़ेगा, ग्रेविटी का या टेंशन का? टेंशन। Tension. भाई तुम मुझे एक बात बताओ, ये लोग फ्रिक्शन बोल रहे हैं, नॉर्मल बोल रहे हैं, कहाँ पे फ्रिक्शन नॉर्मल है? कोई कांटेक्ट नहीं है यहाँ पे। तो कभी फ्रिक्शन विक्शन होता है क्या? फ्रिक्शन कौन सा फोर्स है? कांटेक्ट फोर्स। जब कांटेक्ट होगा तो ही तो फ्रिक्शन होगा। तो लॉजिकली सोचो, ठीक है। हाँ, तो अब मुझे तो ये टेंशन है, तो टेंशन के कितने कंपोनेंट होंगे गाइस? ये कौन सा कंपोनेंट होगा? T cos अरे भाई theta. टी कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट हो जाएगा टी साइन T थीटा। sin theta. ठीक है, तो ये टी साइन थीटा, टी कॉस थीटा, दो कंपोनेंट हो गए। अब मैं एफ इज इक्वल टू एम ए लिख दूंगा, तो अलोंग एक्स एक्सिस लिख दूंगा। तो मेरा अलोंग एक्स एक्सिस जो इक्वेशन आएगा वो आएगा एफ इज इक्वल टू, देखो एफ इज इक्वल टू एम ए में लिखता हूँ। तो एफ कितना है यहाँ पे? एक ही है, टी साइन थीटा, बराबर, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास इंटू एक्सेलरेशन है वी स्क्वायर बाय आर। समझ में? अलोंग वाई एक्सिस कौन सा इक्वेशन है? वो तो नो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज जीरो, एक्सेलरेशन ऑफ एक्सिस जीरो है। ठीक है, एक्सेलरेशन जीरो होने के वजह से कौन सा इक्वेशन आया? टी कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ गया? mg। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, दोनों को डिवाइड करो, टी टी कैंसिल, तो क्या आया? tan थीटा इज इक्वल टू क्या आया? tan थीटा इक्वल टू क्या है? वी स्क्वायर बाय आर जी। आपने देखा होगा ये वाला और ये वाला दोनों सेम ही दिख रहा है ना, दिखने में सेम ही। देखो tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी आया, यहाँ भी tan इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी है, लेकिन दोनों कंसेप्ट क्या है? अलग अलग है गाइस। कंसेप्ट पूरा अलग है, इक्वेशन सेम। कुछ लोग बोले फॉर्मूला सर सेम है, फॉर्मूला सेम है भाई, लेकिन आया कैसे वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान में रखना, इसको हम लोग कोनिकल पेंडुलम। तो किसी ने बोला वो कोनिकल पेंडुलम वर्टिकल के साथ कितने एंगल बनाता है? तो tan थीटा इक्वल टू अपन क्या लिखेंगे? वी स्क्वायर बाय क्या लिखेंगे? RG. आरजी लिखेंगे। समझ में आया? गाइस समझ में आ रहा है? Yes, sir. लिखो इसको, लिखो इसको, लिखो इसको। ये हो गया कोनिकल पेंडुलम। सर ये केस 3 है ना? हाँ, ये केस 3 है। मैं सारे एचआर के क्वेश्चन एज अ केसेस बता दूंगा, और भी अपन 3-4 केसेस डिस्कस कर देंगे, और उसके बाद में बोलूंगा ये होमवर्क क्वेश्चन है, आपको सिर्फ आपका थोड़ा सा दिमाग लगाना है जो आपके पास है। ठीक है, उसको लगा के इस चीज के साथ थोड़ा सा कंपेयर करना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है दिमाग लगा के। ठीक है, कंसेप्ट सब यही होंगे, मोस्ट प्रॉब्ली सारे कंसेप्ट खत्म करने की कोशिश करूंगा मैं। ठीक है, वापस कोई भी ब्रेक नहीं दूंगा। आज 1 बजे तक क्लास एक्सटेंड करूंगा, क्योंकि आपको सेकंड क्लास भी है। सेकंड क्लास अपना 3 बजे है, रे ऑप्टिक्स का, जिसमें और थोड़ी सी आज मैं हाईफाई जाने वाला हूँ, थोड़ा सा ऊपर लेवल का। ठीक है,
गाइस एक काम करना है तुमको, सुनो। यस सर। थोड़ा सा मैं आज आपको क्या करना है ना, ये 4 दिन में सर्कुलर मोशन में, क्योंकि अगले लेक्चर में मैं चालू करने वाला हूँ रोटेशनल मोशन, जो ऑलरेडी ना बैच 1 के ऊपर ना चालू हो चुका था। तो आपको ना एक वीडियो देख के आना है सबको। गाइज कान खोल के सुन लो, रोटेशनल मोशन का एक वीडियो देखना है, जिसका मैं फर्स्ट लेक्चर में 2 लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी लिए हुए हैं। उन 2 लेक्चर का मैं एक लेक्चर में पूरा का पूरा समरी बताने वाला हूँ। अगला लेक्चर, तो अगले लेक्चर में मैं कुछ रोटेशनल मोशन का पढ़ाने वाला नहीं हूँ, जो पहले पढ़ा था उसका मैं समरी बताऊंगा। तो आपको क्या करना है, ये 2 वीडियोस इस 3 दिन में देख के आना। कर सकते हो ना, देख सकते हो ना? सर बोलो। मतलब हमें रोटेशन मोशन के लेक्चर 1 और लेक्चर 2 और बैच 1 एंड 2 देखना है ना? हाँ, बैच 1 एंड 2 का जो है वो देखना है। मैं आपको ये भेज दूंगा, लिंक भेज दूंगा। तभी भी आपको Thank you, sir. मास्टर क्लास चैनल पे हर एक चीज अवेलेबल है ही, राइट? यस सर। हाँ, तो उसमें देख लो, उसमें आपको रोटेशनल मोशन का 1 एंड 2 फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर मिलेगा। ठीक है? ओके तब सर। तक क्या करेंगे पता, रोटेशनल मोशन वहां पे जब खत्म होगा ना, तब तक यहाँ पे आपका वर्क एनर्जी पावर भी खत्म हो जाएगा। और वर्क एनर्जी पावर के बाद मेरा सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन स्टार्ट होगा। तो सिर्फ एक ही इसका आपका सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन है, एक ही टॉपिक बचेगा जो बैच 1 एंड 2 एंड बैच 3 में अलग रहेगा। समझ में आया? तो मतलब अपन Yes, sir. हाँ, मतलब अपन जनवरी मिड फेब तक अपन एक हो जाएंगे। मतलब आपका वो वाला ये वाला बैच सब एक साथ हो जाएगा। ठीक है? At last सर। ओके सर। ठीक है, तो चलो पहले एक काम करो, फटाफट पहले इसको लिखो। हो गया होगा लिख के? डन सर। मतलब सर आप रोटेशनल मोशन के बैच 3 के एज अ लेक्चर नहीं लोगे, सिर्फ समरी लोगे, राइट? रोटेशनल मोशन का एक ही लेक्चर, एक्चुअली वो जो 2 लेक्चर्स है ना, वो एक ही लेक्चर का कंटेंट है मेरा। तो एक ही लेक्चर हुआ, ऐसा पकड़ो। उसके 5 लेक्चर और बचे हैं कि जो आप सब एक साथ करोगे ना। ओके सर। ठीक है? तो जो पहला लेक्चर है ना, जो आपका मिस हुआ है, जो वापस मैं पढ़ाना नहीं चाहता, तो उससे अच्छा क्या करेंगे, वो लेक्चर आप देख के और फिर मैं उसका रिवीजन कराऊंगा इस फ्राइडे को। तो फ्राइडे को मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं रिवीजन कराऊंगा। तो रिवीजन कब अच्छा रहेगा, जब आपने वो लेक्चर्स मेरे देखे होंगे रोटेशनल मोशन के। तो इसलिए रोटेशनल मोशन के फर्स्ट 2 लेक्चर्स, जो ही 2 ही लेक्चर हुआ है, उसके बाद मैं रोटेशनल मोशन को अंदर रुकाया था उधर बैच 1 एंड 2 में। तो उसको मैं वापस स्टार्ट करूंगा, क्योंकि रोटेशनल मोशन थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है। ठीक है? ओके सर। ओके चलो। सर। हाँ, आगे बढ़ते केस 4 जाते हैं। चलो केस, हाँ आई एम सो सॉरी सर, क्या मैं पेंडुलम का एक स्क्रीनशॉट ले सकती हूँ? हाँ, ले लो। थैंक यू सर। ठीक है, अब केस 4 देखो गाइस। अब केस 4 देखो। अब हम लोग ने बात किया था एक कोनिकल पेंडुलम का, अब हम बात करेंगे सिंपल पेंडुलम। अब सिंपल पेंडुलम तो एकदम सिंपल है भाई, आपको पता है, ये एकदम सिंपल है दिखने में, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। अब आप देखो क्यों। आपको पता है सिंपल पेंडुलम होता क्या है, जो पेंडुलम ऐसे 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 घूमता है, बराबर ऐसे ऐसे घूमता है। तो अब मुझे बताओ, अब यहाँ पे देखो ऑसिलेट करता है, वो ऑसिलेशन में अपन पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए मैंने एक पेंडुलम ऐसे डाला, मास डाला, इसको यहाँ से छोड़ दिया, तो ये पेंडुलम ऐसे गया, फिर वापस आया, ऐसे गया, वापस आया। समझ में आ रहा है क्या ऐसे ऐसे करता है? ठीक है, उसको सिंपल पेंडुलम बोलते हैं। लेकिन आपने देखा होगा, पता है, अब तक जो भी केसेस मैंने बताए, ठीक है, आप सब जगह पे यहाँ पे लिख दो, ये सारे केसेस किसके थे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो ना, ये भी यूसीएम था, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट था। ये वाला भी केस कौन सा था गाइस? ये वाला केस भी कौन सा था? यूनिफॉर्म। केस 2 भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, केस 1 भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अभी से केस 1, केस 2, केस 3 सारी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन थे। आपको पता है सिंपल पेंडुलम इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्यों? व्हाई सिंपल पेंडुलम इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? आपने एट द एक्सट्रीम्स वो ज्यादा होता है। नहीं, आपने देखा होगा, जब से एकदम पेंडुलम को ना, अभी वीडियो देखो, वीडियो पेंडुलम को एक जगह पे खींचो ऐसे, इधर रखो और यहाँ से छोड़ दो, तो यहाँ पे तो इसका स्पीड कितना है? इस पॉइंट पे इसका स्पीड कितना है? 0 अब 0 मैंने छोड़ दिया, तो अब इसका स्पीड बढ़ते गया। एकदम लोअर मोस्ट पॉइंट पे इसका स्पीड सबसे क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा, मैक्स। यस सर। हाँ, फिर उसके बाद वापस कम होते गया, और इधर इस पॉइंट पे आने के बाद कितना हो गया वापस? 0। तो मुझे बताओ, इसका टेंजेंशियल स्पीड है वो वेरिएबल है कि नहीं है?
है Yes, sir. Yes, sir. वेरिएबल है, टेंजेंशियल स्पीड सपोज बदलता है तो कौन सा मोशन हो गया? Non-uniform. Non-uniform circular motion. टेंजेंशियल स्पीड vt इज वेरिएबल, ये वेरिएबल है, कभी 0 था तो कभी चेंज हो रहा है। तो अब मैं एक काम करता हूँ ना गाइस, देखो यहाँ पे ना मैं केस 4 के अंदर 2-3 केसेस बनाता हूँ। पहला एक केस ये वाला बनाता हूँ। लेट्स से ऐसा पकड़ लो कि मास ना एकदम एग्जैक्टली यहाँ पे इसकी लेंथ l है, मास एकदम मतलब ऐसा घूमते घूमते ना एकदम लोअर मोस्ट पॉइंट पे आ गया, ठीक है। तो मुझे होता है इसका स्पीड क्या रहेगा, इसका स्पीड में लेता हूँ v0, ऐसा v0 वाला स्पीड लेता हूँ मैं, ठीक है, और लेंथ l है। मुझे होता है यहाँ पे इस पॉइंट पे टेंशन कितना होगा, ऐसा पूछा है, फाइन टेंशन, ठीक है। एक काम करता हूँ, केस 4 केस 5 में लेता हूँ मैं, फाइन टेंशन t एट द लोअर मोस्ट पॉइंट, एट लोअर मोस्ट पॉइंट, एट द लोएस्ट पॉइंट, ठीक है। मुझे बताओ इस पॉइंट पे टेंशन कितना होगा। गधेगिरी मत करो, आपने डायरेक्टली मत करो, ठीक है। थोड़ा सा मुझे बताओ टेंशन कितना। अब मुझे पहले तो बताओ, अपन सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त क्या करते थे, मुझे बताओ पहले सर्कुलर मोशन है कि नहीं है, पहले इतना बताओ, No, सर्कुलर sir. मोशन है कि नहीं है, क्या इसमें सर्कुलर मोशन कंसेप्ट लगेगा? भाई मैंने आपको क्या बोला, Yes, sir. जब ये पार्टिकल ये कुछ सर्कल का ही पार्ट है ना, ये जो पार्ट है वो किसका पार्ट है गाइस, सिंपल पेंडुलम में सेमी सर्कल टाइप हो रहा तो है। सर्कल का पार्ट है, तो उस इंस्टेंट के लिए सर्कुलर मोशन तो है ही ना। देखो सर्कुलर मोशन का मतलब ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा कंप्लीट सर्कल करना भाई, मैथमेटिकली अपन सोचेंगे तो मैथमेटिकली ये इतना पार्ट तो सर्कल का ही पार्ट है। तो बेसिकली जो सर्कुलर मोशन की जो चीजें अपन ने डिराइव की थी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वगैरह सब इसके लिए लगेगी, वैलिड होगी। Yes, sir. भाई सोचो ना तुम लोग यार, मतलब होगी ना, क्योंकि इस इंस्टेंट के लिए तो सर्कुलर मोशन लगेगा ही लगेगा। अर्नव अभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ से आया भाई, तुम अलग अलग वर्ड यूज मत ही करो, मैंने तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज भी नहीं किया था वर्ड। तुम यहाँ पे देखो, पहले तो मुझे होता क्या फाइंड आउट करना है, सेंटर। अब सेंटर फाइंड आउट करने के बाद हम लोग क्या लिखते हैं, एक्सेलरेशन लिखते हैं। मुझे होता है एक्सेलरेशन लिखते हैं, एक्सेलरेशन कहाँ पे होता है, टूवर्ड्स कहाँ पे होता है, Center. सेंटर। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होती है, वी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय क्या, आर। इसका मुझे तो रेडियस कितना है, इसमें रेडियस कितना है, रेडियस तो एल है ना यार, मतलब हाँ वी नॉट स्क्वायर बाय एल। अब मुझे बताओ यहाँ पे एक्सिस कौन सी बनेगी, एक एक्सिस बनेगी ये, समझ में आ रहा है, दूसरी एक्सिस बनेगी ये। तो मैं पहले क्या अपना देखो ना, वो रूल्स देखो ना, फॉलो करो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना दी मैंने। अब मुझे बताओ हम क्या बनाएंगे, एक्स एंड वाई एक्सिस, एक्सेलरेशन को सब कुछ ड्रॉ कर दिया। अब मैं बनाऊंगा एफबीडी। अब कौन से फोर्सेस है बताओ मुझे, चलो फोर्सेस को ड्रॉ करते हैं। ग्रेविटी नीचे mg, टेंशन कहाँ पे होगा, टेंशन ऊपर होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। और कोई फोर्स है क्या, और कोई फोर्स है क्या इसमें? No, sir. No, sir. हाँ। अब मुझे बताओ इस इक्वेशन के हिसाब से अलोंग वाई एक्सिस अपन लिखते हैं, अलोंग वाई एक्सिस अपने को इक्वेशन लिखना है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, वी स्क्वायर डिवाइड बाय क्या है, L. ठीक है। ये एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस था। तो अब मुझे बताओ मैं जब एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लिखता हूँ, तो मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज एफ नेट इस केस में, T minus M। यस, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है, टेंशन है, एंड mg नीचे है, तो टेंशन बड़ा होगा mg से, क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर है ना, टुवर्ड्स t है, राइट। तो यहाँ पे Yes, sir. ये समझ में आ रहा है मैं क्या लिख रहा हूँ भाई, इक्वेशन तो हुआ है ना आपका, ये F इज इक्वल टू ma तो करते हैं ना आप लोग। Yes, sir. Yes, sir. Yes, T माइनस mg इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इंटू क्या हो जाएगा, V naught V square by square L. on L. वी नॉट स्क्वायर बाय एल। समझ में आ रहा है क्या, ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. sir. तो ये चीज क्या हो गया मेरा, इक्वेशन नंबर 1, मतलब वही मेरा, मेरे को टी टेंशन पूछा, तो टेंशन की वैल्यू कितनी आई गाइस, टेंशन की वैल्यू कितनी आई, mg प्लस कितनी हुई, M V naught square by L. समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है तुमको मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, समझ में आ रहा sir. है, ठीक है। ये मेरा कौन सा केस हो गया, ये केस हो गया, ठीक है। 2 केसेस बताता हूँ मैं, केस 5 भी बताता हूँ। सिंपल पेंडुलम का एक केस 5 लेता हूँ मैं, ठीक है। एक ऐसा पकड़ लो, सिंपल पेंडुलम में मैं इधर 2 चीजें लिखता हूँ,
ठीक है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ऐसा पकड़ लो कि मास जो है घूम रहा है, घूमते घूमते कुछ एंगल पे गया। अब यहाँ पे एंगल पे जाने के बाद इसकी कुछ वेलोसिटी यहाँ पे v है ऑलरेडी, मुझे इस पॉइंट पे लिखना है। ठीक है, अब समझ रहे हो, मतलब ये ऐसा घूम रहा है। इसको मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ। ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, सर्कुलर मोशन कर रहा है गाइस। तो अब मुझे बताओ ये जो एंगल है, जो ये एंगल था, ये एंगल है थीटा। अब मुझे यहाँ पे बताए इस पॉइंट पे टेंशन, फाइन टेंशन निकालना है, फाइन टेंशन टी एट दिस पॉइंट, फाइन टेंशन टी एट दिस पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट। अब मुझे बताओ यहाँ पे सेंटर कहाँ पे, पहले सेंटर कहाँ पे, सर्कुलर मोशन का सेंटर कहाँ पे, ये ऐसे ही घूम रहा था। मैं वापस लिखता हूँ यहाँ पे, ये सिंपल पेंडुलम का ही केस है। चलो मुझे पहले बताओ कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मुझे बताओ सेंटर कहाँ पे गाइस, यही है ना सेंटर। Yes. ठीक है, इसका लेंथ L है, मुझे बताओ इसका एक्सेलरेशन कहाँ पे होगा, एक्सेलरेशन कहाँ पे होगा, टुवर्ड्स कहाँ पे, Towards the center. टुवर्ड्स सेंटर। तो एक्सेलरेशन आएगा v स्क्वायर डिवाइड बाय क्या आएगा, L. L। मुझे बताओ एक्सिस कैसे बनाएंगे अपन, एक एक्सिस हो गई ये वाली, समझ में आ रहा है, और एक एक्सिस कौन सी आ गई, ये वाली, समझ में आ रहा है। यस सर। ये हो गई सपोज, ये हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस सपोज। ठीक है, अब मुझे बताओ कौन सा फोर्स है, ग्रेविटी कहाँ पे होगी इसमें, ग्रेविटी कहाँ पे होगी, डाउनवर्ड्स। Downwards. डाउनवर्ड। टेंशन कहाँ पे होगा, टेंशन ऑलवेज टुवर्ड सेंटर ना, टेंशन ऑलवेज पुल्स, समझ में आ रहा है। Yes, sir. हाँ, अब मुझे बताओ किसका कंपोनेंट लेंगे, ग्रेविटी का या टेंशन का, mg का। mg का। ग्रेविटी का। अब ये mg, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी कितना हुआ, Theta. समझ में आ रहा है। Yes, sir. तो ये टेंशन, तो मुझे तो टेंशन का कौन सा कंपोनेंट आएगा, नहीं सॉरी, ग्रेविटी कौन सा कंपोनेंट आएगा, ये हो गया mg cos theta. Cos theta. और ये कौन सा आएगा, ये कौन सा कंपोनेंट mg sin theta. ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ, इसका इक्वेशन क्या आएगा, इसका इक्वेशन क्या आएगा गाइस, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस इक्वेशन बताओ, अलोंग वाई एक्सिस इक्वेशन बताओ। टेंशन इधर, mg cos थीटा इधर, एक्सेलरेशन ऊपर, क्या आएगा, t minus mg cos theta is equal to mv square up। यस, t minus mg cos theta is equal to क्या, m m into v square by r. L. स्क्वायर बाय l। तो टेंशन की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई गाइस, mg v square by l plus mg cos। समझ में आ रहा है मैंने क्या लिखा है। Yes, sir. हाँ, अब किसी ने बोला सर अलोंग एक्स एक्सिस इक्वेशन लिख के बताओ, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस इक्वेशन बताओ। मुझे बताओ अलोंग एक्सिस sin theta is equal to tangential acceleration। हाँ, तो मुझे बताओ यहाँ पे mg sin थीटा इधर है, तो इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहाँ पे रहेगा, ऐसे रहेगा ना भाई, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन टेंजेंट रहता है टुवर्ड्स रेडियल टेंशन। तो ये कौन सा केस हो गया गाइस, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर कौन सा मोशन। तो अलोंग एक्स एक्सिस में मुझे बताओ, अलोंग एक्सिस में f इज इक्वल टू ma करते हैं, इसमें भी f इज इक्वल टू ma करते हैं अलोंग एक्स एक्सिस। तो मुझे तो f क्या है अलोंग एक्स एक्सिस, एक ही तो है, कौन सा फोर्स है, mg sin sin थीटा इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। तो मुझे तो ये कैंसिल हो गया, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना है यहाँ पे, g sin theta। जी साइन थीटा। तो ये भी ऐसा भी क्वेश्चन आता है गाइस, समझ में आ रहा है तुमको, यस सर। yes sir। तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। Yes, sir. ठीक है, मुझे बताओ ये जब पेंडुलम ऐसा जाएगा, किसी ने बोला एट द मतलब देख, मैं एक और चीज बताऊं यहाँ पे, पार्ट 2 इसका सब केस है। ठीक है, यहाँ पे देखो रेड में लिखा है मैंने, इसी का एक केस कि मुझे बताओ एट द, ये क्वेश्चन एक्सियोमा में वैसे भी है। सपोज ये जब एकदम, इसको हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड, इसको हम लोग, ये जो थीटा नॉट जो होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है, मुझे बताएं, व्हाट इज एम्पलीट्यूड, ये बाद में हम लोग टर्म पढ़ने वाले। मतलब हाँ, हाईएस्ट पेंडुलम का, जो पेंडुलम हाईएस्ट पॉइंट पे जब पहुंचता है, तो मुझे बताओ हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी होती है, 0. एट द हाईएस्ट पॉइंट, एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, तब इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। मुझे तो एट द हाईएस्ट पॉइंट किसी ने बोला टेंशन की वैल्यू कितनी होगी, तो मुझे बताओ वेलोसिटी कितनी होगी यहाँ पे, इस पूरे इक्वेशन में, इस इक्वेशन में वेलोसिटी की वैल्यू क्या करेंगे, 0. वेलोसिटी की वैल्यू 0 ले लेंगे। तो वेलोसिटी की वैल्यू 0 ले लेंगे तो टेंशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी गाइस, mg cos theta.
mg cos थीटा नॉट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. तो किसी ने बोला पेंडुलम जब ऐसे ऐसे घूमता है तो स्विंग करता है, तो एट द हाईएस्ट पॉइंट इसका टेंशन कितना होगा? एचएमओ का क्वेश्चन है। मैं वापस बोल रहा हूँ, मैं जो होमवर्क देने वाला हूँ ये सारे क्वेश्चंस ही है। समझ में आ रहा है? मैं आपको क्वेश्चंस को केसेस में बता रहा हूँ और फिर आपको आपका दिमाग लगा के केसेस को कंसेप्ट क्वेश्चन में वो करना है, कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो फटाफट पहले दो केसेस लिख दो, केस 4 एंड केस 5। फटाफट लिखो, 3 मिनट लो, 3 से 4 मिनट लो फटाफट। ऑलमोस्ट अपना अभी और 2-3 केसेस ही बचे हुए हैं। सर जो आपने सब केस लिखा था उसमें mg sin थीटा को कौन बैलेंस करेगा? किसमें? सब केस लिखा था ना सर, केस 5 में आपने। धनुजानी को बैलेंस कौन करेगा? एक्सेलरेशन है, बैलेंस नहीं करने वाला कोई यहाँ पे क्या? सर जब सब केस लिखा ना राइट कॉर्नर में आपने। हाँ तो एक्सेलरेशन रहेगा ना वहां पे, बैलेंस कोई नहीं करेगा। वो उस मोमेंटरली एट रेस्ट पे रहेगा, वो उसका एक्सेलरेशन नीचे होगा तो इसलिए तो नीचे आएगा वापस। वो पेंडुलम थोड़ी उधर ही रुका रहता है। ओके सर। ऐसा जाके वापस आता है ना वो। हाँ मुझे होता इसमें एक्सेलरेशन कितना है बताओ मुझे। इसका एक्सेलरेशन कितना है? इसमें कोई फोर्स है क्या? आपको पता है अलोंग एक्स एक्सिस मेरे को इक्वेशन लिखना है। अलोंग एक्स एक्सिस मुझे होता फर्स्ट केस में, ये मतलब केस 4 में अलोंग एक्स एक्सिस F इज इक्वल टू MMA। देयर इज नो एक्स एक्सिस का फोर्स, तो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स भी कितना हो जाएगा? 0. 0 हो जाएगा। सो देयर इज नो एक्सेलरेशन हियर। द टॉप एकदम बॉटम मोस्ट पॉइंट पे देयर इज नो एक्सेलरेशन ऑफ द पेंडुलम। अलोंग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज 0। लिखो इसको, लिखो फटाफट लिखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस है गाइस। इन्हीं के ऊपर JEN नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, मैं अभी 1-2 केसेस मुझे लेने हैं कि जो बहुत ही और अच्छे केसेस हैं। ठीक है। Done, sir. Can we please go to case 5?
Sir, case 5. Please, sir. गाइस आगे करूं? Yes, sir. लिखो फटाफट इसको भी। Done, sir. Just a sec, sir.
ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन गाइस। जस्ट अ मिनट सर, वो सब केस लिखना है। 1 मिनट सर। डन सर, थैंक यू सर। ओके, अब यहाँ पे देखो, अब केस 6 लेते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। इसको हम लोग इवन वर्क एनर्जी पावर में पढ़ने वाले, ठीक है। वर्क एनर्जी पावर में दोनों का कॉम्बिनेशन चलता है, सर्कुलर मोशन और वर्क एनर्जी पावर, दोनों का कॉम्बिनेशन वर्क एनर्जी पावर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेएन नीट में, ठीक है। तो मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल, ठीक है। अब ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। अब मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल मतलब क्या है भाई, एक काम करो सिंपल, पेंडुलम ऐसा ऐसा था, अब मुझे होता जोरदार अपन ने घुमा है तो कभी कभी पूरा का पूरा ऐसा, पता है ना बॉब ऐसा पूरा घूमता है मास सर्कल में, Yes. ठीक है। तो अपन ने ऐसा पकड़ लिया कि ये पूरा का पूरा, अब यहाँ पे मैं जो लिख रहा हूँ यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं 2-3 केसेस यहाँ पे लिख देता हूँ, केस 6 में पार्ट 1 पार्ट 2 करके बताता हूँ। एक मास m है, लेंथ l है, सेम पेंडुलम की टाइप की केस होगी, सेंटर है, लेकिन अब ये पूरा का पूरा सर्कल घूम रहा है। आपको समझ में आना चाहिए पूरा का पूरा क्या हो रहा है, ये पूरा का पूरा सर्कल ऐसा घूम रहा है, ठीक है। चलो एक काम करो, मैंने सपोज ऐसे बोला व्हेन दिस स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल, ठीक है, इस पॉइंट पे जब ये मास सपोज यहाँ से यहाँ पे आया, घूम रहा है, और इसका सपोज यहाँ पे वेलोसिटी मैंने v ले लिया, ठीक है। तो बोला इस पॉइंट पे टेंशन बताओ कितना होगा। देखो ये सिंपल पेंडुलम टाइप का ही केस है, कुछ नहीं, सिंपल पेंडुलम में सिर्फ ऐसा ऐसा होता था, इसमें पूरा का पूरा घूमेगा। तो मुझे तो इस पॉइंट पे इसका टेंशन कितना होगा, तो पहले क्या फाइंड आउट करना है बताओ। सर्कुलर मोशन क्वेश्चन सॉल्व करने का Center. सिंपल तरीका सेंटर, ठीक है, सेंटर फाइंड आउट किया जो है। फिर क्या लिखने का, Acceleration. एक्सेलरेशन लिखने का, वो भी लिख दिया मैंने। v स्क्वायर बाय क्या लिख दिया मैंने, L. फिर उसके बाद मैंने क्या बनाए, Axis. एक्सिस बनाए। ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस, ये हो गया मेरा वाई एक्सिस। कोई दिक्कत है इसमें अब तक? नो सर। एक्स एंड वाई एक्सिस भी बन गया। अब मुझे तो एक्स एंड वाई एक्सिस बन गया, अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या लिखोगे, एफबीडी बनाएंगे। अब एफबीडी में कौन सा फोर्स है, यहाँ पे कौन सा फोर्स है, इधर कौन सा फोर्स है, टेंशन। इधर कौन सा फोर्स है, नीचे कौन सा फोर्स है, Gravity. कोई मुझे बताओ कोई कंपोनेंट निकालने की जरूरत है क्या यहाँ पे? नो सर। No, नहीं है, sir. क्योंकि खुद सब कुछ आ गया डायरेक्टली। अब मुझे बताओ अलोंग एक्स एक्सिस इक्वेशन क्या आएगा, अलोंग एक्स एक्सिस इक्वेशन क्या आएगा, T is equal to v square upon r. T and v is square upon equal r. to m mass into v acceleration, square by m v L. square upon L, राइट। ये इक्वेशन नंबर 1। तो टेंशन की तो वैल्यू आ गई। अलोंग वाई एक्सिस इक्वेशन क्या रहेगा, F is equal to ma, तो mg is equal to क्या, मास इनटू क्या, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं? जो इसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एक्चुअली कहाँ पे रहेगा गाइस, यहाँ पे एक्चुअली टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहाँ पे रहेगा, नीचे रहेगा ना, डाउनवर्ड्स। और उसकी वैल्यू कितनी है देखो ना, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ पे g है ना, ग्रेविटी g। Yes, तो मैं sir. ऐसे क्वेश्चन कभी क्वेश्चन Yes, पूछते हैं कि जब when the string is horizontal, when the ऐसा बोल सकते हैं when the bob is moving in a vertical circle and when the string becomes horizontal, find the tangential acceleration at this point। उसकी वैल्यू कितनी होगी g, समझे? और बोला कि फाइंड द टेंशन, तो टेंशन की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, नॉन यूनिफॉर्म, राइट? दिस नॉन यूनिफॉर्म, सिंपल ना, मैंने बोला ना ये भी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही है। समझ में आया? हाँ, अब मुझे बताओ किसी ने बोला टॉप मोस्ट पॉइंट पे, देखा टॉप मोस्ट पॉइंट, अब ये बॉल घूम रहा है, इधर आ गया। अब बोला है कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे कितना रहेगा, टॉप मोस्ट पॉइंट पे बताओ कितना रहेगा, वेलोसिटी v मतलब कितनी रहेगी, या टेंशन कितना रहेगा टॉप मोस्ट पॉइंट पे। तो कैसे बनाओगे बताओ, पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, Center. सपोज इसकी वेलोसिटी रहेगी यहाँ पे v, तो मुझे होता है एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर कितना आया mv. भाई, एक्सेलरेशन v v square by L. स्क्वायर बाय l टुवर्ड सेंटर। इतना समझ में आ रहा है क्या, पहले बताओ। यस सर। Yes, sir. फिर अपन बनाएंगे एक्स एंड वाई एक्सिस, वो भी बना दो। ये हो गई मेरी एक्स वाई एक्सिस, ये हो गई मेरी एक्स एक्सिस, चलो हो गया। इसके बाद सारे फोर्सेस को कहाँ से ड्रॉ करेंगे, अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस। पहले तो एक काम करो ना, पहले मतलब अपने फोर्सेस को ड्रॉ तो कर लो। तो यहाँ पे ग्रेविटी कहाँ पे गाइस, Gravity और tension same direction में होते हैं, टेंशन, sir. और टेंशन भी कहाँ पे, नीचे। टेंशन भी नीचे, ग्रेविटी भी नीचे, एक्सप्रेशन भी नीचे। तो इक्वेशन बताओ क्या आएगा, T plus mg is equal to mv square upon r. यस, T plus mg इज इक्वल टू क्या, m
mv square by V L. square by L. बाय एल। समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. भाई इक्वेशन को ना Yes, रटना sir. नहीं है, ये मैं आपको ना कंसेप्ट बता रहा हूँ। एक बार सारे केसेस के कंसेप्ट बता दिए आपको। आपको पता है पूरे इसमें याद क्या रखना है? बताओ, पूरे सारे केसेस में क्या याद रखना है? A is equal to V square upon R. A इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, आर एज स्टेप्स। समझ में आया? Yes, sir. तो जब मैं बोलता हूँ कि फिजिक्स इज नॉट फॉर्मूला बेस्ड, इट इज मेथड बेस्ड, ये हो गई मेथड। और कुछ कुछ फॉर्मूले वी स्क्वायर बाय एल वगैरह, वो फॉर्मूला तो अभी दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है? पूरा का पूरा तो आप एकदम वो नहीं कर सकते, तो इसीलिए ध्यान में रखना, एक एक चैप्टर में एक एक या दो ही फॉर्मूले होंगे। फॉर्मूले सिर्फ एक या दो होंगे। जैसे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में F इज इक्वल टू एम ए फॉर्मूला है, इसमें A इज इक्वल टू वी ओमेगा वी स्क्वायर बाय एल या ओमेगा स्क्वायर आर, ये एक फॉर्मूला है बस। फॉर्मूला ज्यादा नहीं होते गाइस, पूरी की पूरी मेथड होती है, मेथड को ध्यान में रखना है। जो आपको फिजिक्स प्रोफेसर बोलेगा कि भाई फॉर्मूला याद रखो, समझ जाओ कि आपका काम हो गया, ठीक है? अब यहाँ पे मुझे बताओ, इस केस में एक क्वेश्चन बनाता हूँ। ये पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों मैंने लिखा है। मैंने एक क्वेश्चन बनाया, फाइंड, देखो क्वेश्चन देखो क्या है, फाइंड इस क्वेश्चन में मिनिमम वेलोसिटी, फाइंड वी मिनिमम वेलोसिटी एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, एट द टॉप पॉइंट। ये सपोज मेरा एक क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन एच शर्मा में भी है, ठीक है? फाइंड द वी मिनिमम एट द टॉप मोस्ट पॉइंट। तो मुझे बताओ यहाँ पे वी मिनिमम क्या हो सकता है? मुझे बताओ वेलोसिटी मिनिमम कब होगी? यहाँ पे वेलोसिटी मिनिमम के लिए क्या करना पड़ेगा? बताओ मुझे। इसको वी मिनिमम करना है तो टेंशन प्लस एमजीबी क्या होना चाहिए? टेंशन प्लस एमजीबी क्या होना चाहिए? मिनिमम। अब मुझे तो ग्रेविटी को चेंज कर सकते हो क्या तुम? No, sir. तो मुझे बताओ फिर टेंशन की वैल्यू मिनिमम कितनी होती है? हाउ मच इज द मिनिमम टेंशन? टेंशन की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 0। तो ध्यान में रखना, इसी इक्वेशन को मॉडिफाई करना है, इसलिए मैंने अलग कलर में लिखा है। इफ दिस टू बी मिनिमम, टेंशन शुड बी व्हाट? टेंशन शुड बी अगेन मिनिमम। एंड व्हाट इज मिनिमम वैल्यू ऑफ टेंशन? 0। तो यहाँ पे टेंशन की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई ग्रीन कलर में लिखो इधर, यहाँ पे देखो बॉक्स बना के लिखता हूं मैं। टेंशन की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तब मुझे वी मिनिमम मिलेगा, और तब मेरा ये इक्वेशन आएगा वी मिनिमम स्क्वायर डिवाइड बाय एल इज इक्वल टू एम जी। तो मुझे तो एम एन एम कट हो गया, तो वी मिनिमम कितना आया? अंडर रूट ऑफ कितना आया? LG. हाँ, अंडर रूट ऑफ एल जी, जी एल। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या गाइस? Yes, sir. Yes, sir. कोई रखना था क्या इसमें? कुछ समझना था ना? No, sir. सर मतलब हाँ, इस केस में सिर्फ वो अंडर ग्रेविटी एक्ट कर रहा है ना, फोर्स? हाँ क्या मतलब बोला? बॉडी सिर्फ अंडर ग्रेविटेशन है ना? हाँ, बॉडी सिर्फ अंदर ग्रेविटेशन है, क्योंकि टेंशन 0 हो गया। टेंशन 0 हो गया मतलब क्या हो गया? स्ट्रिंग क्या हो गई? 0, मतलब एक्टिव नहीं। टेंशन 0 मतलब स्लैक हो गई। देखो ना, स्ट्रिंग कभी भी ऐसे एकदम ढीली पड़ती है ना, स्ट्रिंग ढीली हो गई, स्ट्रिंग स्लैक हो गई, इसका मतलब टेंशन कितना हो गया? 0। समझ में आया? चलो गाइस, Yes, sir. इसको लिख दो सब, इसको लिख दो। ऑलमोस्ट अपना सर्कुलर मोशन खत्म हो चुका है। तो मैं वही सोच रहा हूँ कि अभी आपका है या थोड़ा सा बम्बार्ड थोड़ा ज्यादा हो गया, मतलब दिमाग? क्या एक केस No, बताओ? sir. और एक बता दो सर। एक लास्ट का केस बता देता हूँ मैं गाइस, ठीक है? क्योंकि सर, रे ऑप्टिक्स, लेकिन ये लिखना है। हाँ वो लिखो ना, मैं कहाँ पे मना कर रहा हूँ, लिखो। वर्क एनर्जी पावर भी मुझे स्टार्ट करना है, लेकिन आपको पता है ना आपको क्या देख के आना है? रोटेशनल मोशन के पहले 2 लेक्चर देख के आने हैं, ठीक है? वो इंडिपेंडेंट है, मतलब रोटेशनल मोशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ, मतलब रोटेशनल मोशन का चौथा या 5वां लेक्चर जो होगा ना, वो डिपेंड करता है वर्क एनर्जी पावर पे। तो तब तक अपना वर्क एनर्जी पावर भी स्टार्ट हो जाएगा, तो अपना कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको, मतलब समझने में, रोटेशनल मोशन समझने में दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है? और जब तक रोटेशनल मोशन का कोलिजन वाला पार्ट होगा, तब तक अपना कोलिजन भी स्टार्ट हो जाएगा। तो आप पैरेलल चलोगे तो अच्छी बात है, मतलब हो सकता है। तो जनरली रोटेशनल मोशन ऐसा सर्कुलर मोशन के बाद पढ़ाया नहीं जाता ऑफिशियली वर्क एनर्जी पावर खत्म किया जाता है, फिर सेंटर ऑफ मास कोलिजन खत्म किया जाता है, उसके बाद रोटेशन चला होता है। तो मैं रोटेशन इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपको समझ में आए, ठीक है?
Done, sir. Sir, wait. Done, sir. ठीक है गाइस, आगे बढ़े करें। Yes, sir. गाइस अभी जो भी अपन ने किया, मतलब मैंने अपने अभी यहाँ पे बताया मैंने आपको कि केस 6 हो गया। अब लास्ट का एक केस है, ठीक है। उसके बाद भी अपन अगले लेक्चर में भी कुछ कुछ केसेस डिस्कस करेंगे। तो एक काम करते, सुनो सुनो सब लोग, मैं एक काम करता हूँ, ये वाला जो केस है थोड़ा सा लंबा जाएगा और ये थोड़ा सा मतलब एडवांस ओरिएंटेड 2-3 क्वेश्चंस है, ठीक है। तो गाइस एक काम करता हूँ मैं, पहले एक काम करो, मुझे पहले तो एक चीज बतानी है, वो सब लोग सुनो। यहाँ पे किसी ने बोला होगा, किसी ने एक वर्ड यूज किया होगा, आपने देखा होगा यहाँ पे सब केसेस में, केस 1 से लेके केस 2 से लेके हर एक चीज में, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलते थे? इस एक्सेलरेशन को हम लोग बोलते क्या? ये जो एक्सेलरेशन, इसको हम लोग क्या बोलते गाइस? कौन सा एक्सेलरेशन?
Radial Radial acceleration. एक्सेलरेशन, इसको हम लोग और एक वर्ड बोल देते हैं, कौन सा एक्सेलरेशन? Centripetal. एक्सेलरेशन। नाउ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, तो ये जो एक्सेलरेशन वाला देने वाला जो फोर्स होता है ना, इस पर्टिकुलर केस में इस फोर्स को भी अपन एक नाम देंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स। Force. तो जो फोर्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देगा उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इस केस में मुझे तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन है? फ्रिक्शन। ठीक है, पहले केस में फ्रिक्शन है। दूसरे केस में मुझे बताओ कौन है? दूसरे केस में मुझे बताओ कौन है? n sin theta. एन साइन थीटा, मतलब नॉर्मल फोर्स का कंपोनेंट सेंट्रीपिटल फोर्स है। तीसरे केस में बताओ कौन? तीसरे केस में बताओ कौन है? T sin theta. टी साइन थीटा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज टी साइन थीटा तीसरे केस में। चौथे केस में कौन है? यहाँ पे मुझे बताओ चौथे केस में सेंट्रीपिटल फोर्स कौन है? Tension. tension नहीं, टेंशन एंड mg दोनों कॉम्बिनेशन है, देखो ना, T माइनस mg। Yes sir. Yes sir. टेंशन एंड Yes, mg sir. दोनों मिलके सेंट्रीपिटल फोर्स बना, समझ में आ रहा है? T माइनस mg, Yes. इस पूरे sir. फोर्स को Yes, हम लोग sir. सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे। ठीक है, जैसे पांचवें केस में क्या हुआ? मतलब पांचवें केस में T माइनस mg cos mg थीटा cos mg बन cos गया theta. सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ध्यान में रखना, सेंट्रीपिटल फोर्स एक, ये सिर्फ एक नाम है, एक वर्ड है, जिसके जो हम लोग अलग अलग जगह पे यूज करते हैं। अब इसमें और भी एक केस आती है जिसको किसी ने बोला था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वगैरह। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का छोटा सा कंसेप्ट, उसके 2-3 एग्जांपल जो एडवांस ओरिएंटेड होते हैं। ठीक है, तो मेरा जो फ्राइडे का लेक्चर होगा गाइस, फ्राइडे के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे? बचा हुआ चीज, एक तो रेडियस ऑफ कर्वेचर करके चीज होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसके ऊपर के कुछ क्वेश्चंस है। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंगल ऑफ बैंकिंग में एक और भी एक अच्छा केस आता है जो बैंकिंग वाला। ठीक है, और एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इन 3 केसेस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो 3 केसेस अपने बचे हुए। ठीक है, जो बेसिकली अगेन थोड़ा सा जेई मेन प्लस एंड नीट प्रो में वगैरह सब चला जाता है वो चीज। ठीक है, जेई मेन प्लस का कंसेप्ट है वो, और मतलब जेई मेन प्लस का मतलब ही होता है एडवांस। ठीक है, एंड नीट प्रो। ठीक है, तो अब ये जो उसमें चला जाता है वो कंसेप्ट, तो अपन थोड़ा सा उसको डिस्कस करेंगे। तो अगला लेक्चर जो पिछले वाला, मतलब सॉरी, अगले हफ्ते का जो लेक्चर होगा वो एक अराउंड 1.5 घंटे रहेगा, ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं में। और उसके बाद एक हेवी लेक्चर आपका रे ऑप्टिक्स का होगा। सर आपकी आवाज, हाँ, आवाज कट हो गई थी क्योंकि किसी का कॉल आया था। और एक रे सर ऑप्टिक्स आपकी आवाज एको हो रही है। अभी आ रहा है प्रॉपर? Proper है sir. यस सर। हाँ, तो अभी बेसिकली रे ऑप्टिक्स का जो केस होगा, ठीक है, रे ऑप्टिक्स नहीं, रोटेशनल मोशन हम लोग जब स्टार्ट करेंगे, तो पहले तो एक काम करो, HCR के ये सारे होमवर्क लिख दो, सर्कुलर मोशन के जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। फटाफट आप होमवर्क क्वेश्चन करने वाले हो, लिखो फटाफट। जो भी मैं लिख रहा हूँ, जो भी मैं दे रहा हूँ, फटाफट आपको इसका होमवर्क करना है। ये होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है, होमवर्क, और इसको सबमिट करना है। ठीक है, बाय फ्राइडे इसको सबमिट करना है आपको। ठीक है, नहीं, बाय थर्सडे सबमिट करो, क्योंकि फ्राइडे को लेक्चर है, तो बाय थर्सडे इवनिंग आपको ये सबमिट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर देखो, पेज नंबर सर्कुलर मोशन है 114, पेज 114 HC वर्मा। ठीक है, 2, 4, 5, 6, 7, ठीक है, 8, और जिस ऑर्डर में लिख रहा हूँ इसी ऑर्डर में करो, 13, जिस ऑर्डर में लिख रहा हूँ इसी ऑर्डर में आपको करना है। 10, 11, ठीक है, 14, 16, 18 नहीं करना है, 18 में आपको जब बताऊंगा तब करना है। ठीक है, 16 एंड 22, ठीक है, 22 मस्त क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चंस होंगे जो थोड़े से एडवांस ओरिएंटेड क्वेश्चंस होते हैं इसमें, ठीक है, तो वो अपन अगले क्लास में करेंगे। ये आपका होमवर्क है, इस होमवर्क को आपको सबमिट करना है। ठीक है गाइस, और मुझे इसका फोटो भी भेज दो क्योंकि मुझे ग्रुप पे डालना है। ठीक है, तो गाइस मिलते अपन रे ऑप्टिक्स के लेक्चर में। रे ऑप्टिक्स में आज मैं प्रिज्म कंप्लीट करूंगा। ठीक है, मतलब 3 बजे का लेक्चर प्रिज्म कंप्लीट करूंगा। प्रिज्म खत्म होने के बाद कुछ अच्छे क्वेश्चन इवन आपके होमवर्क के और HCR में कुछ अच्छे क्वेश्चंस में कराऊंगा, बाकी क्वेश्चंस आपको करने हैं। ठीक है गाइस, चलो श्योर। जो भी डाउट्स होगा अभी सर के पूछ लेना। सर वो आपने स्टार्ट में जो लिखा था
तो मेरा डाउट था कि एंगुलर एक्सेलरेशन का रेडियल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का रिलेशन क्या होता है? राइट, तो अब यहाँ पे देखो, इसने जो डाउट पूछा था, इसको देखो यहाँ पे। मुझे बताओ पहले तो, मैं देख, ये सपोज घूम रहा है, बराबर, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। अब मुझे बताओ सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होती है? वेलोसिटी डायरेक्शन देखें तो वेलोसिटी टेंजेंशियल किस डायरेक्शन में होती है? इस डायरेक्शन में, ठीक है, ठीक है। ओमेगा कहाँ पे होता है इसका? ओमेगा कहाँ पे होगा? आउट ऑफ द पेज। यस, ओमेगा वेक्टर आउट ऑफ द पेज है, ठीक है। तो अपन वेक्टोरिकल फॉर्म में लिखेंगे तो इसको हम लोग लिखेंगे रेडियस वेक्टर, ठीक है। इसको हम लोग लिखेंगे लेट्स से रेडियस वेक्टर, मतलब या पोजीशन वेक्टर, ये आर वेक्टर हो गया इस पार्टिकल का। तो पता है आर वेक्टर, वी वेक्टर, ओमेगा वेक्टर में जो रिलेशन होता है गाइस, ये रिलेशन ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है। तो वेलोसिटी वेक्टर, टेंजेंशियल वेलोसिटी वेक्टर जो होता है, इट इज नथिंग बट ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर। इट इज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बोथ द वेक्टर्स, ओमेगा क्रॉस आर। समझ में आ रहा है? अब आप देखो ना, ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर करो तो टेंजेंशियल वेक्टर मिलेगा। थोड़ा राइट हैंड से चेक करो ना, ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर इज माय टेंजेंशियल वेक्टर, बराबर? यस सर। तो इट इज नॉट v इज इक्वल टू आर ओमेगा। v इज इक्वल टू आर ओमेगा तो मैग्नीट्यूड में लिखा था मैंने। v इज इक्वल टू आर ओमेगा मैंने किस में लिखा था गाइस? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड ऑफ vt इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर या आर ओमेगा, जो v इज इक्वल टू आर ओमेगा लिखता हो। लेकिन वेक्टोरिकली ऐसा होता है, तो वेक्टोरिकली टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा? इट इज व्हाट? अल्फा वेक्टर क्रॉस R. आर वेक्टर इज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अल्फा एंड आर, ठीक है। तो अच्छा, इसने पूछ लिया वापस, तो मैंने बताया, ठीक है। तो इसको भी चाहिए तो नोट डाउन करो, और नोट डाउन करके बाय बाय कर लो। थैंक यू सर। ठीक है सर, आपने जो लास्ट केस बताया था वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे वी मिनिमम, तो वो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे वी मिनिमम क्या होगा? बॉटम मोस्ट पॉइंट में वी मिनिमम नाम की मतलब चीज नहीं होती। वो तो क्वेश्चन उस तरीके से बनाया जाएगा, वो वी मिनिमम टॉप मोस्ट पॉइंट पे आप पूछेंगे। हाँ बोलो सर। आप आज के होमवर्क की डेडलाइन एक्सटेंड कर सकते हो क्या, क्योंकि मैथ्स का भी होमवर्क आज ही सबमिट करना था। ठीक है, तो एक दिन में एक्सटेंड करता हूँ। और सर फिजिक्स के लेक्चर्स भी रिकॉर्डिंग पे देखने हैं इसके। कौन से? आपने बोला ना आज रिकॉर्डिंग 2 हाँ, लेक्चर। हाँ, तो मैं वो भी लिख देता हूँ, एक मिनट, मैं ये भी लिख देता हूँ। प्लस रोटेशनल मोशन के पहले 2 लेक्चर देखने हैं, रोटेशनल मोशन, ठीक है। 2 लेक्चर्स, फर्स्ट 2 लेक्चर्स फ्रॉम बैच 1, ठीक है। हेलो सर। हाँ बोलो। सर मुझे कल का फिजिक्स का जो वेट था ना, हाँ, वो मुझे शो अप नहीं हो रहा था। ओके, देखना पड़ेगा। और मुझे सर पहले के भी जितने भी डेट और वेट्स होते हैं ना फिजिक्स के, मुझे उसकी ना ही लिंक आती है ना ही मुझे वो शो अप होता है ऐप पे। हाँ, घाटकोपर के है ना तुम लोग? हाँ सर। हाँ, तो मैं अभी आपको मेरा मतलब हमारे मतलब एशल या हेमांगी मैडम से आपको कॉल आएगा सबको, ठीक है। तो वहां पे आप को ऑप्शन दिया जाएगा, तो आप बोल दो, ठीक है। मतलब फिजिक्स जो है, फिजिक्स, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि कितने लोग फिजिक्स में घाटकोपर से क्योंकि कैसा होता है घाटकोपर में मैक्सिमम लोग बोर्ड्स वाले, जिनको सिर्फ बोर्ड्स करना है, जिनको एक्चुअली जेई नीट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जेई मेन सीईटी एंड नीट से कोई लेना देना नहीं है, जिनको बोर्ड्स करना है, ऐसा मुझे बोला गया था। तो इसलिए मुझे चेक करना है, तो आपको कॉल आएगा, तो आपका एम बताना है कि आपको करना क्या है, ठीक है। ओके सर। चलो बाय सर। बाय गाइस, बाय गाइस, बाय गाइस, बाय सर। बाय बाय बाय। इसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज दो गाइस।